मतलब एच.सी. वर्मा में बहुत कमाल का दिया हुआ है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो लेवल है बढ़िया लेवल है, उसे ऊपर IIT में नहीं पूछा जाएगा। आप लोग भी क्लास करते रहिए, क्लास छोड़ना नहीं है, क्योंकि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा। और देखिए लाइव क्लास में मैं बहुत कुछ बोलते रहता हूँ, जैसे बच्चे कंफ्यूज कर रहे थे इनकमिंग करंट लें या आउटगोइंग लें, मैंने क्या बोला कुछ भी ले लीजिए, सबको इनकमिंग ही बना दीजिए, आउटगोइंग नहीं है तो जीरो कर दीजिए, इक्वल टू जीरो, आंसर आएगा ही आएगा। तो ये सब क्या होगा कि जो पजल थोड़ा बहुत रहता है रहेगा ना दिमाग में कि जैसे कहीं पे आउटगोइंग नहीं लेंगे तो क्या होगा, वो मेरे साथ क्लास करते करते सुनते सुनते आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि मैं हर टाइप का प्रॉब्लम लेते रहता हूँ, तो क्रॉस चेक करके मैं खुद देखते रहता हूँ। या ये जो पढ़ा रहे हैं करंट का, ये बच्चा टाइप का कॉन्सेप्ट है। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़िएगा तो यहाँ पे आइएगा तो लगेगा ये तो कुछ था ही नहीं है, यहाँ से तो वहाँ पे स्टार्ट ही होता है। तो बहुत सिंपल सा सर्किट है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो बहुत भयानक सर्किट है। तो उसके रेस्पेक्ट में, लेकिन अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़े नहीं, जस्ट 9th या 10th में पढ़े होंगे, बट उतना से भी मेरा काम चल गया है, राइट। ये सेकंड लेक्चर है ना भाई। हेलो एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल मिस नहीं करना है, लाइव ही रहिए सब लोग, और ऑफलाइन आते हैं तो और भी अच्छी बात है। चलिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? पिछले क्लास में बहुत सारा कॉन्सेप्ट, 2-4 एग्जाम्पल ही लिए थे, बट एटलीस्ट इतना तो आपको नॉलेज हो गया होगा कि रेजोनेंस में किसका पोजीशन चेंज होता है, किसका, पाई बॉन्ड का, लोन पेयर का, नेगेटिव चार्ज का, पॉजिटिव चार्ज का, फ्री रेडिकल का। अब किसका चेंज नहीं होता है एवरीवन? सिग्मा बॉन्ड और एटम का पोजीशन चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट, और यहाँ से ही एक कॉन्सेप्ट आ गया कि 1 RS दूसरे RS से किसके रेस्पेक्ट में डिफर करेगा, तो जिसका पोजीशन चेंज होता है उसके रेस्पेक्ट में डिफर करेगा, राइट। ये भी हम लोग समझ गए। फिर कौन सा एरो किसके लिए यूज करते हैं वो जान गए। बहुत छोटा बात है लेकिन बड़ी बात है। नेक्स्ट, कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है? इमेजनरी कॉन्सेप्ट है। रियल क्या है? रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आप शेयर जानते होंगे किसी कंपनी का, सुने होंगे। तो मान लेते हैं कोई कंपनी बिलियन सिलियन का है, मान लेते किसी मिस्टर एक्स का कोई कंपनी है जिसका बिलियन सिलियन में कैपिटल है, राइट। और उसमें आप 10 रुपये का शेयर खरीदे, कितने का? अब बोले नहीं अभी मैं ही डिसाइडिंग फैक्टर हूँ, मैं ही मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, मैं ही डिसीजन लूँगा, होगा? ये बोलने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कोई रेजोनेंस हाइब्रिड बनाए और उस रेजोनेंस हाइब्रिड में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से बना है, तो उसका मेन रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा? जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। अब भाई जिसका कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा रहेगा? जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगा, हाँ या ना। इसका मतलब हम लोग आगे चल के क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा उसको अभी लिखिएगा नहीं, उसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में, उसी स्ट्रक्चर को रिएक्शन में हम लोग दिखाएंगे, उसी स्ट्रक्चर को। तो ये बात मैंने क्यों बोला, तो आगे चलकर जो मैं एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए, लिखना नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारा बातें आपको दिमाग में आएगा। देखिए अगर रिएक्शन जब मैं एमाइड का पढ़ाते रहूँगा तो मैं तो इसी को लूँगा, फिर नीलम बोल देंगे सर आपने तो बोला था इमेजनरी है, राइट। फिर मैं उस बात को वहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे क्लियर कर दूंगा कि भाई हो सकता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड में इसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहा होगा, करेक्ट। तो उस पूरे का रिप्रेजेंटेटिव क्या रहेगा? जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा रहता है रेजोनेंस हाइब्रिड में, उसी को हम लोग रिएक्शन के लिए चूज करते हैं, उसी को दिखाते हैं, ठीक है। ये सब कुछ मैं लिखवा दूंगा टाइम टू टाइम। तो अब नेक्स्ट है, हेडिंग बनेगा मेरा, आइए बनाइए, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
सारे स्टूडेंट विदिन 15 डेज अपना फॉर्म सबमिट कर लेंगे विथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसमें लेट मत कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं एडमिशन फी नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ सीट बुकिंग के लिए बोल रहा हूँ। दोज हु आर विलिंग टू कंटिन्यू, और आप कंटिन्यू कीजिए मेरे ऊपर ट्रस्ट करके, जिसे पॉइंटेड होकर नहीं जाइएगा। बहुत बढ़िया से सब सब्जेक्ट सिखाया जाता है। फिनिश थोड़ा मेरा स्पीड स्लो रहता है, मेरा नहीं रहता है, वो आपको देख कर रहता है। आप धीरे धीरे जितना फास्ट होते जाएंगे, अगर मैं बहुत फास्ट हो जाऊँगा तो सब ऊपर से जाना शुरू हो जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीज़ें तोड़ तोड़ कर पढ़ा रहा हूँ डेप्थ में, इट टेक्स टाइम। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आ गया 12th का और टॉपिक नहीं कवर होगा, बिल्कुल ऑन टाइम सब कुछ कवर होगा। 11th में बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर 11th और 12th को मान लिया जाए 100, तो 11th में है 70 पढ़ना। पूरा मैकेनिक्स 11th में ही पढ़ना है, राइट। पूरा वेब 11th में ही पढ़ना है भाई। मैकेनिक्स में रोटेशन ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है, SHM ही बहुत बड़ा टॉपिक होता है। और उस शुरू में आपके पास नॉलेज क्या होता है? 0 बटा सन्नाटा। 10th से करके आते थे, क्या नॉलेज होता है आपके पास? कुछ नहीं होता है। dy/dx ही समझ में नहीं आता है, उसी को समझने में हालत ख़राब होती है। तो धीरे धीरे उसमें टाइम लगता है फाउंडेशन बनाने में। अब जाकर चीज़ों को आप समझना स्टार्ट किए हैं। आपको तो इतना ये भी नहीं पता था कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पैराबोला, करेक्ट। एक क्लास पूरा उसमें जाती है। बट मैं बहुत पेशेंस रखता हूँ चीज़ों को सिखाने के लिए, धीरे 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 धीरे, तब जाकर आपका पेन चलना स्टार्ट होता है। इसलिए टीचिंग बहुत आसान चीज़ नहीं है। जो टीचिंग करते हैं उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ाना चाहिए, उसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए। दैट्स वाई कि आपको सीखने में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बहुत चीज़ें सिस्टमेटिक चले, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, तो इसमें आप कुछ की पॉइंट बोलूँगा। पहला पॉइंट तो ये है, हाफ एरो और कंप्लीट एरो का मतलब समझ में आ गया ना। कंप्लीट एरो जब भी मूव ट्रैवल करेगा अपने साथ कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा? 2। और हाफ एरो 1। पहला पॉइंट ये हो गया। अब रेजोनेंस में एक रूल है कि एक एरो ऐसा रहेगा तो दूसरा एरो भी ऐसा रहेगा। इसका मतलब है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में 2 एरो मैं यूज कर रहा हूँ तो दोनों एरो का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट। इसका तो कोई एक एरो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एरो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, करेक्ट। इसका मतलब है कि रेजोनेंस में डायरेक्शन ऑफ एरो अपोजिट रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा, करेक्ट। एक एरो ऐसे तो दूसरा भी एरो कैसे रहेगा? ऐसे। ए रेजोनेंस में अलाउड है, लिखिए अब। बट रेजोनेंस में इस टाइप का एरो, जिसमें एरो का डायरेक्शन, यहां देखिएगा, इस एरो का डायरेक्शन और इस एरो का डायरेक्शन सेम है या जस्ट अपोजिट है? इस एरो का डायरेक्शन और इस एरो का डायरेक्शन, आप लिखिए मैं बताता हूँ। इस एरो का डायरेक्शन और इस एरो का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, तो ये रेजोनेंस में अलाउड नहीं है भाई। आप सुन लीजिए मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि एक टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट मैं लिया इसमें सिखाने के लिए कि रेजोनेंस में दो अगर एरो यूज हो रहा है तो दोनों एरो का डायरेक्शन सेम रहेगा, ठीक है। क्यों और कैसे बाद में आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कोई एक एरो इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 1 कंप्लीट एरो ऑलवेज ट्रेवल विथ 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कोई दे रहा है तो कोई लेगा, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है रेजोनेंस में तो कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ये भी दे रहा है तो ये ले रहा है, तो ये क्या कर रहा है? दे रहा है। बट रेजोनेंस में एरो का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट अलाउड नहीं है, ना ए अलाउड रहेगा ना ए अलाउड रहेगा, करेक्ट है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट ये है कि मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई एक एटम है, इसके पास 2 लोन पेयर है, करेक्ट, या 2 पाई बॉन्ड है। तो रेजोनेंस में किसी भी एटम से या किसी भी पाई बॉन्ड से एक साथ 2 एरो नहीं लेके जाना है, ये अलाउड नहीं है, समझ गए। अगर लोन पेयर मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, सपोज ये कल के डेट में NH2 ग्रुप किसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है या OH किसी के साथ रेजोनेंस कर रहा है, तो OH के पास तो 2 लोन पेयर रहेगा। तो ये नहीं करना है कि अच्छा इसके पास 2 लोन पेयर सर ने दिखाया है और लोन पेयर अगर रेजोनेंस पार्टिसिपेट करता है तो ऐसे दिखा दे, ये अलाउड नहीं है। अगर एक से ज़्यादा भी लोन पेयर रहेगा
तो एट ए टाइम वहाँ से कितना लेके जाना है, एक लेके जाना है, 2 अलाउड नहीं है। लिखिए, इसे बहुत छोटा छोटा बात है लेकिन बहुत बड़ा बात है, ऐसा किसी बुक में तोड़ के लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो किसी भी एटम्स पे अगर मोर देन 1 लोन पेयर भी रहेगा तो वहाँ से कितना एरो अलाउड है, 1 एरो अलाउड है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, हाँ बोलिए। हाँ, मैंने बोला कि किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर 1 से ज़्यादा है तो 1 कंप्लीट एरो का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं, बट मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से 1 एरो जा सकता है, यहाँ से जा सकता है, बट उस एटम से 2 एरो ट्रैवल नहीं करेगा। अगर 1 से ज़्यादा भी रहेगा तो कितना एरो ट्रैवल करेगा, कितना एरो को लेकर जाएंगे, 1 एरो। ये रूल है, क्यों और कैसे भूल जाइए, मैंने सब आज एक नया बात सिखाया। अब इस बात को अपने जहन में बैठा लीजिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के बाद अगर 1 से ज़्यादा भी लोन पेयर किसी के पास रहेगा तो मुझे कितना लेके जाना है, 1 लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ में आएगा, आगे जब जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। तो सबसे बड़ा पॉइंट आपके दिमाग में आएगा, यहाँ देखिएगा कि सर रेजोनेंस करता कौन कौन है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने की चल दी है, बट ये तो पता होना पड़ेगा ना कि रेजोनेंस का डिफिनेशन क्या है, वो तो समझ में आ गया कि रेजोनेंस में पोजीशन चेंज होगा, बट किसी ना किसी के बीच में आपस में रेजोनेंस होगा, राइट। क्योंकि 1 एरो कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो कोई लेगा, तो कौन देगा कौन लेगा। तो पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस इसके बीच में होता है, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो सकता है। कब होगा वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी पाई बॉन्ड से लोन पेयर के बीच में होगा, करेक्ट। पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज के साथ होगा, करेक्ट है ना। पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ होगा, लिखते जाइएगा। पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ होगा, 1 इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फ्री रेडिकल। किसी पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या बोलते हैं, इसके साथ रेजोनेंस अलाउड है। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज का लोन पेयर के साथ होगा, पॉजिटिव चार्ज का निगेटिव चार्ज के साथ होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट सुन पा रहे हैं, किसके किसके साथ रेजोनेंस होगा, पाई बॉन्ड का पाई बॉन्ड के साथ होगा, पाई बॉन्ड का लोन पेयर के साथ होगा, पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज के साथ होगा, पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज के साथ हो सकता है, राइट। पाई बॉन्ड का फ्री रेडिकल के साथ हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज का लोन पेयर के साथ हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज का निगेटिव चार्ज के साथ, इन सब के साथ रेजोनेंस होगा। अब उसका होने का क्राइटेरिया और कंडीशन क्या रहेगा वो थोड़ा देर में, बट पहले तो आपको ये दिमाग में आ गया ना किसके किसके रेजोनेंस हो सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर किसके किसके बीच में नहीं हो सकता, ये भी तो जानना जरूरी है। तो लोन पेयर का लोन पेयर के साथ आपस में रेजोनेंस नहीं होगा, क्यों और क्यों नहीं होगा वो आगे क्लास में ऑटोमेटिक क्रिस्टल के लिए आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए जानिए फॉर मोमेंट, लोन पेयर का लोन पेयर के साथ आपस में रेजोनेंस नहीं होगा। और निगेटिव चार्ज का निगेटिव चार्ज के साथ नहीं होगा। करेक्ट। और पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस अलाउड नहीं है। इतना बात याद रहेगा, और नहीं भी याद रहेगा तो आप इतना यूज टू हो जाइएगा कि आगे चलकर सब याद हो जाएगा। इस पे इतना काम होने वाला है लास्ट क्लास ऑर्गेनिक का, वहाँ तब भी अगर लास्ट क्लास में लेते रहूँगा, पॉलीमर पढ़ाते रहेंगे, फिर भी वहाँ पर रेजोनेंस आएगा। तो भूलने का तो बात ही नहीं, आज के बाद शुरू हो गया तो हर क्लास में आएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि वेक्टर 2 वेक्टर के बीच में एंगल कितना कितना हो सकता है, समथिंग लाइक दैट, तो आप भूल नहीं सकते हैं, वो हर टाइम पे आ जाता है, वैसे ही ये है। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट सबसे बड़ा टर्म है कि सर जिसके जिसके बीच में रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस करेगा कब, राइट। तो जो भी सिस्टम के बीच में आपस में रेजोनेंस होगा, ये नेक्स्ट पॉइंट मेरा अभी मैं बोलने वाला हूँ,
उसके बीच में कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ा टर्म है कि सर ये तो नया टर्म आ गया आपके लिए कि व्हाट द मीनिंग ऑफ टू सिस्टम आर कंजुगेटेड। तो कंजुगेशन का मतलब ये हुआ कि जो भी दो सिस्टम जिसको मैंने बोला कि आपस में रेजोनेंस कर सकता है वो एक दूसरे से वन बॉन्ड लेंथ के गैप पे रहेगा। किसके गैप पे रहेगा? वन बॉन्ड लेंथ के गैप पे रहेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दो सिस्टम which are responsible for resonance, those system which are responsible for resonance must be conjugated, must be conjugated। तो कौन कौन रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल भाई यहां देख लेते हैं। पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर सकता है, तो पाई बॉन्ड और दोनों पाई बॉन्ड आपस में क्या रहना चाहिए? कंजुगेशन में। ये भी क्या रहना चाहिए? कंजुगेशन। ये भी क्या रहना चाहिए? कंजुगेशन। तो जो भी आपस में रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मस्ट बी कंजुगेटेड। अब यहां पे हम लोग चीजों को तोड़ कर देखते हैं। तो कंजुगेशन यहां देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजुगेशन। इसको लिखने का बात नहीं है। तो कंजुगेशन का मतलब मोटा मोटी अभी आप इतना ही जानिए, क्योंकि अभी आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया कि व्हाट द कंडीशन फॉर रेजोनेंस, वो बाद में पढ़ाएंगे। पहले रेजोनेटिंग एक्सरसाइज ड्रॉ करने के लिए सीख लेते हैं, ठीक है? क्योंकि रेजोनेटिंग एक्सरसाइज ड्रॉ कर लेंगे तो रेजोनेंस करते करते ऑटोमेटिक आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा रेजोनेंस का कंडीशन क्या होना चाहिए। तो कंजुगेशन का मतलब होता है, लिखिए, कंजुगेशन मीन्स conjugation means those systems which are responsible for resonance should be present at gap of one bond length, should be present at gap of one bond length। अब यहां देखिए स्टूडेंट, अब इसमें सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन जो बाकी जो टीचर पढ़ाते हैं, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, बट चीज़ों को जानना चाहिए एलाबोरेट फॉर्म में, जानने में कोई हर्ज नहीं है। तो जनरली टीचर क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि ठीक है कंजुगेशन का मतलब है कि अगर ए पाई बॉन्ड, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड रहेगा। तो सिंपली ऐसे बोलते हैं कि अगर दोनों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अरे यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के बाद अगर डबल बॉन्ड मिल जाता है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये और ये आपस में कंजुगेशन है, जो कि मिसकॉन्सेप्शन है। बोलने में बढ़िया लगता है, सब लोग ऐसे ही बोलते हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मतलब सिस्टम ये दोनों डबल बॉन्ड क्या है आपस में? कंजुगेशन में है। बट वो यहाँ पे मेन इसका की पॉइंट मैंने क्या लिखवाया कि वन बॉन्ड लेंथ के गैप पे, एंड दैट गैप कैन बी ऑफ सिंगल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड। वो गैप सिंगल बॉन्ड का भी हो सकता है, और मैं लिखवा दूंगा वो जो वन गैप मैंने बोला, वन बॉन्ड लेंथ का गैप, वो बॉन्ड लेंथ का जो गैप है वो समटाइम्स जनरली सिंगल बॉन्ड का ही होता है, बट समटाइम्स डबल बॉन्ड का भी हो सकता है। इसलिए मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो सिंगल बॉन्ड का है या डबल बॉन्ड का, मुझे वन का गैप चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और ए पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस कर सकता है, बट ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं, जो मैंने सिखाया उसके बेसिस पे। तो इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड लेंथ का गैप है? वन बॉन्ड लेंथ का गैप है, करेक्ट। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड बोथ आर कंजुगेटेड, बोथ आर व्हाट? कंजुगेटेड। समझ में आ गया? लेकिन अगर आपको सपोज कीजिए कि मैंने ऐसे दिखा दिया और तब पूछा ए और ए, यहां भी पाई बॉन्ड है, यहां भी पाई बॉन्ड है और यहां भी पाई बॉन्ड है, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? क्यों नहीं? कि सर ये कंटिन्यूअस हो गया, इसके बीच में एक भी बॉन्ड लेंथ का गैप नहीं है। तो इसको हम लोग इस यहाँ के पाई बॉन्ड को और यहाँ के पाई बॉन्ड को आपस में बोलेंगे आउट ऑफ कंजुगेशन, इन कंजुगेशन या आउट ऑफ कंजुगेशन। लिखिए आउट ऑफ कंजुगेशन। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड? ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड
आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है। अब है, जनरली जो अगर एक बात नहीं पढ़ाता, सिर्फ बोलता कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा तो कंजुगेशन पढ़िएगा, तो मिसकॉन्सेप्शन हो जाता। तो इसके बीच में कितना का गैप है, 1 बॉन्ड लेंथ का गैप है। नो डाउट वो गैप डबल बॉन्ड का है, बट मुझे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से मतलब नहीं था, मुझे किससे मतलब था, 1 बॉन्ड लेंथ का गैप से मतलब था। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि दिस पाई बॉन्ड एंड दिस पाई बॉन्ड आर इन कंजुगेशन। देखिए बोथ आर कंजुगेटेड, बोथ पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड। अब यहाँ देखिए, अब सम टाइम्स यहाँ देखिए, जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो आपको सारी बातें खोलकर नहीं बोलेंगे, उस पर ये पूछेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। और उनका एक्सपेक्टेशन ये रहेगा कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं। तो नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3। तो उसके पास 2 बचा हुआ है, उसको बोलते हैं कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन क्या था, दोज इलेक्ट्रॉन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्डिंग बट आर स्टिल नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। तो इसके पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है भाई, मतलब वही 1 लोन पेयर बचा हुआ है। कितना लोन पेयर है, तो ये ऐसे दिखाएंगे नहीं ऑलवेज डॉट, ऐसा नहीं कि हाई एक्सपेक्टेशन के साथ एग्जाम में बैठी है, सिर्फ वहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कि रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, राइट। तो आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि अच्छा, तो कहीं पे अगर किसी सिस्टम को देख करके मैंने पूछा पहला क्वेश्चन कि रेजोनेंस इस मॉलिक्यूल में होगा या नहीं होगा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में जेहन में क्या जानना चाहिए, रेजोनेंस करता कौन कौन है, जो कि मैंने पहला पॉइंट बनाया। तो अच्छा, पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड के बीच में भी रेजोनेंस होता है, पाई बॉन्ड से लोन पेयर के बीच में होता है, पाई बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज के साथ करता है, पाई बॉन्ड निगेटिव चार्ज के साथ करता है, उन सब में से कोई मैच करता है नहीं करता है। तो ओके, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो जो रेजोनेंस करता है पाई बॉन्ड का लोन पेयर, ये तो वन ऑफ द पॉइंट था। अब नेक्स्ट है कि कंजुगेशन में है या नहीं है। तो इस पाई बॉन्ड और इस लोन पेयर के 1 बॉन्ड लेंथ का गैप है या नहीं है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे लोन पेयर सिंगल, बोलने के लिए, दूसरे को समझाने के लिए, थोड़ा अच्छा फील करने के लिए पढ़ेंगे ऐसे, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बट माइंड में चला लोन पेयर किसके साथ, डबल बॉन्ड के साथ या पाई बॉन्ड के साथ। यहाँ तो 2 बॉन्ड है, सिग्मा और पाई है, सिग्मा के साथ करेगा या पाई के साथ करेगा, पाई के साथ करेगा। तो इस लोन पेयर इस पाई बॉन्ड के बीच में 1 का गैप है, इसका तो यहाँ पे रेजोनेंस होगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि ए पाई बॉन्ड और ए लोन पेयर आपस में कंजुगेटेड है, बोथ आर कंजुगेटेड। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, दोनों तरफ से किसी तरफ से पढ़ सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। गंगा कहाँ से निकलती है, अरे जानना चाहिए भाई, गंगोत्री ज्योग्राफी तो यही है। गंगा निकलती कहाँ से है, कितना फेमस बातें है, गंगोत्री से, गिरती है बंगाल खाड़ी में, राइट। जनरली हम लोग बोलते हैं अच्छा गंगा का ओरिजिन कहाँ से है, गंगोत्री से, जहाँ कहाँ जाएंगे, बंगाल खाड़ी में, राइट। तो ऐसा थोड़े बोले बंगाल खाड़ी से गंगोत्री, जहाँ से जनरली ओरिजिन होता है तो हम लोग उस तरफ से जाते हैं, राइट, डाउन द स्ट्रीम। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ पढ़ा था, उसके पीछे साइकोलॉजिकल कोई रीजन रहा होगा जो कि आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो ऐसे पढ़ें तो इसके बीच में या इसके बीच में कितने गैप है, 1 बॉन्ड लेंथ का गैप है, मतलब बोथ सिस्टम आर व्हाट। इसका मतलब इतना तो श्योर है, अभी आपको लिखने के लिए नहीं जानते हैं बट दिमाग में तो आ गया है, रेजोनेंस होगा, कंजुगेशन में है तो रेजोनेंस हो सकता है। रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल,
सबसे पहला पॉइंट है कि जैसे ही कोई टीचर पूछते हैं रेजोनेंस होगा या नहीं होगा, तो आपको देखना है कि यहाँ पे कौन कौन है जो रेजोनेंस कर सकता था, हाँ या ना। तो कौन कौन है, कौन कौन रेजोनेंस कर सकता था? पाई बॉन्ड और लोन पेयर। फिर दिमाग में आएगा लोन पेयर किसके पास, किसके किसके पास है? तो नाइट्रोजन के पास भी एक है और ऑक्सीजन के पास भी 2 है, हाँ या ना, करेक्ट। बट लोन पेयर के साथ रेजोनेंस अलाउड है? तो इसके साथ तो सोचेंगे ही नहीं, सोचना भी पाप हो जाएगा। लोन पेयर साथ के बाद रेजोनेंस अलाउड। तो अब इस लोन पेयर का जो ऑक्सीजन पे है उसका इस पाई बॉन्ड के साथ होगा या नहीं होगा? बोलिए भाई थोड़ा बहुत, इतना सिखाने के बाद क्यों नहीं होगा? कंटिन्यूअस है सर, 1 का गैप नहीं है, यस। तो इसका मतलब ये भी तो एक आपके लिए ऑब्जेक्टिव हो गया कि दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। इस मॉलिक्यूल में जो एक का लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, बिकॉज दिस लोन पेयर इज नॉट कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। करेक्ट है ना? एक लाइन लिख लीजिए, दिस लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस बिकॉज इट इज नॉट कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। व्हाट अबाउट दिस लोन पेयर? इसका इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। कितने गैप पे है? 1 का गैप पे है। तो ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा। तो ऐसे लिखना है, दिस लोन पेयर एंड दिस पाई बॉन्ड बोथ आर कंजुगेटेड। समझ में आ गया? करेक्ट है ना? बोलिए, ए पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा ही नहीं करेगा? तो पाई बॉन्ड का पॉजिटिव चार्ज अलाउड है, राइट। और पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के बीच में 1 का गैप है या नहीं है? है। इसका मतलब बोथ आर यस कंजुगेटेड। ए निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा ही नहीं करेगा? क्यों करेगा भाई? बोले सर कंजुगेशन में दिख रहा है, राइट। बोथ आर कंजुगेटेड। देखिए, किसी कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। कार्बन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भार्गव? हाँ नहीं, कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन के पास? 4टा। कितना होता है? बोलिए 4, करेक्ट। उसमें 3 बॉन्ड बना लिया है, बचाव कितना है? 1। तो क्या इस कार्बन को लॉस या गेन है? भाई मेरे पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, उसमें 3 मैंने यूज़ किया खुद के लिए ही बॉन्ड बनाने के लिए, और 1 बचा हुआ है, तो ना ही लॉस ना ही, बट एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको लोन पेयर बोलेंगे या फ्री रेडिकल? तो आज के बाद किसी कार्बन पे 1 इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं और ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे? इफ़ एक ऐसे बाद में पढ़ाएंगे, फ्री रेडिकल एक चैप्टर ही पढ़ाता हूँ, उसमें 2 आवर लगता है, ठीक है। तो उसमें डिफरेंस पहला ही लिखते हैं, इफ़ एनी कार्बन मेकिंग 3 बॉन्ड, सिग्मा नहीं बोल रहे हैं, उस पाई भी हो सकता है सिग्मा, 3 बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन, देन इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। देन इट इज कॉल्ड व्हाट? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल का इसके साथ कंजुगेशन है या नहीं है? है। इसका मतलब बोथ आर कंजुगेटेड। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए स्टूडेंट, ए निगेटिव चार्ज और ए निगेटिव चार्ज लोन पेयर के बीच में कितने गैप है? 1 का गैप, करेक्ट। तो लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, 2 सिस्टम अगर 1 के गैप पर है तो क्या बोलते हैं? कंजुगेशन में है। बट यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? तो रेजोनेंस किसके किसके जो अलाउड नहीं है वो मैं लिखवाया हूँ, राइट। इसका मतलब है क्या यहाँ पे रेजोनेंस होगा?
क्यों नहीं होगा? क्योंकि लोन पेयर नेगेटिव चार्ज के बीच रेजोनेंस अलाउड नहीं है। लिखिए नो रेजोनेंस। सही है ना? फ्री रेडिकल का मतलब है कि उस कार्बन के पास, यहां देखिए कोई भी कार्बन है तो कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4। निगेटिव चार्ज कब, किसी भी एटम पे निगेटिव चार्ज कब बनता है स्टूडेंट? जब उसको एक इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट होता है दूसरे से। और पॉजिटिव चार्ज कब बनता है? 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जब उसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि देखिए एक कार्बन 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं बट इस कार्बन को कोई लॉस और प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो अब दिमाग में आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन था कितना आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 4। और बोल रहे हैं कि 3 बॉन्ड बनाए हुए लेकिन लॉस नहीं हुआ है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा हुआ है। करेक्ट? रख दीजिए, मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? बचा हुआ है। तो उस सिचुएशन को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? इसका मतलब इफ एनी कार्बन मेकिंग 3 बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द कार्बन देन इट इज कॉल्ड व्हाट? फ्री रेडिकल। ठीक है? तो अभी के लिए बस आप इतना ही जानिए, इसको बहुत डेप्थ में अभी नहीं जानेंगे, बाद में पढ़ेंगे इस पर। यहां देखिए NH2 NH2, यहां दोनों लोन पेयर के बीच में 1 का गैप है या नहीं है? है। बट क्या यहां पे रेजोनेंस होगा? नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर के बीच में रेजोनेंस अलाउड। लिखिए नो रेजोनेंस। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ देखिए, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं कि रेजोनेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास। मेरा क्वेश्चन है ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? बोले जो भी दिमाग में आ रहा है, क्योंकि आपका लर्निंग प्रोसेस है, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं है, मैं जीरो एकदम एक्सपेक्टेशन जीरो लेकर चल रहा हूँ। तो अभी तक जो बताया उसके अकॉर्डिंग तो सर यहाँ पे अभी तक 2 पाई बॉन्ड था तो अच्छा लग रहा था, बट अब इसको एक्सटेंड करते हैं। ठीक है? अगर जो भी सिस्टम आपस में रेजोनेंस करता है, जो करता है कौन कौन करता है वो मैं लिस्ट बना दिया, वो अगर 1-1 के गैप पे सीक्वेंस अगर मेंटेन कर रहा है, राइट? ये कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि आपको सिखा दिया गया कि देखिए स्टूडेंट ये सीढ़ी है, इस पर चढ़ने का कंडीशन है कि एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, डायरेक्ट आप 2 सीढ़ी को गैप करके नहीं चढ़ना है, नहीं तो रिस्क हो जाएगा, राइट? और तब बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं? सर आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ, कंडीशन क्या है? फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बट इसके बीच में अगर एक ऐसे कर दें, और कंडीशन था, ये जो गेम था उसमें कंडीशन था क्या है? हर सीढ़ी को लैडर को टच करना है, तो आप तो नहीं कर सकते हैं। वैसे ही रेजोनेंस में अब इस रेजोनेंस कंजुगेशन का कोई डिफिनेशन को थोड़ा सा एलाबोरेट कर, एक्सटेंड कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ, कि जो भी सिस्टम आप रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो अगर 1-1 के गैप पे सीक्वेंस को अगर मेंटेन करता है, कितना? 1 गैप के सीक्वेंस को अगर मेंटेन करते हुए आगे जाता है, और यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल 043 से स्टार्ट करते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अगर 5000 तक भी ऐसे जाते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यहाँ का पाई बॉन्ड और 5000 का पाई बॉन्ड आपस में क्या दिखेगा? कंजुगेट, उसको बोलेंगे कंजुगेटेड। करेक्ट? इसका मतलब देखिए, तो यहाँ का यहाँ के साथ जो सीक्वेंस वो मेंटेन हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। करेक्ट? इसका मतलब ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड 1-1 का गैप पे पाई बॉन्ड मिलते चला गया। दैट्स व्हाई अगर ऐसा सीक्वेंस अगर मेंटेन होता है तो हम लोग बोलेंगे दिस फर्स्ट पाई बॉन्ड एंड लास्ट पाई बॉन्ड बोथ आर आल्सो कंजुगेटेड। समझ में आया बात? मैंने क्या बोला? किस सीक्वेंस को मेंटेन होना चाहिए? डबल सिंगल का सीक्वेंस अगर आगे तक जा रहा है तब भी हम लोग कहीं से कहीं के पाई बॉन्ड को आपस में क्या बोलेंगे? इसका मतलब ए पाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? है।
ए और ए आपस में कंजूगेशन में है या नहीं है ए और ए आपस में कंजूगेशन में है या नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नहीं लगता कि ऑल पाई बॉन्ड्स आर कंजुगेटेड टू ईच अदर। ए और ए आपस में कंजूगेशन में है या नहीं है। इसका मतलब कंजुगेशन का मतलब सिर्फ 2 ही पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होगा या 2 से ज़्यादा पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस हो सकता है, प्रोवाइडेड क्या मेंटेन करे, वो सीक्वेंस मेंटेन करे। कौन सा सीक्वेंस है स्टूडेंट, गैप वाला, डबल वन गैप, डबल वन गैप, डबल वन गैप, करेक्ट है ना। इसका मतलब बोथ आर ऑल्सो कंजुगेटेड, ठीक है ना। यहां तक सबको सारी बातें समझ में आ गया। ओह स्टूडेंट, मैं ग्रुप में लिखना भूल गया था। अगर आज रेजोनेंस पढ़ाया हूँ तो फिर मैं कल पढ़ाऊँगा केमिकल बॉन्डिंग। कौन सा चल रहा थ्योरी, VSEPR थ्योरी। तो एक ग्रुप में मैं मेंशन करना भूल गया था, ठीक है। यहाँ देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, बोलिए ए लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में है या नहीं है, बोलिए पढ़िए इसको। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सीक्वेंस मेंटेन हो गया। इसका दिस लोन पेयर कंजुगेटेड विथ बोथ पाई बॉन्ड, बोले वन पाई बॉन्ड या बोथ पाई बॉन्ड, लिखिए लोन पेयर कंजुगेटेड विथ बोथ पाई बॉन्ड। अच्छा सा एग्जांपल लिखते रहिएगा। तो इसका मतलब है कि मोटा मोटी हम लोग कंजुगेशन का मतलब समझ में आ गया। कंजुगेशन एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ देखिए ये है फिनॉल, राइट। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पे फिनॉल में ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर, 2, क्या दोनों लोन पेयर एट ए टाइम रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा या वन ऑफ द लोन पेयर। ये बात कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दोनों लोन पेयर होने का मतलब 2 एरो लेके जाना पड़ेगा, जो कि अलाउड नहीं है। ये लोन पेयर रिंग के सारे पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा, देख लेते हैं चेक करके। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सबके साथ सीक्वेंस में बैठ गया, इसका मतलब सर रेजोनेंस होगा। सर दिस लोन पेयर रेजोनेट विथ ऑल पाई बॉन्ड ऑफ रिंग, करेक्ट है ना। देखिए दिस लोन पेयर रेजोनेट विथ, दिस लोन पेयर resonate with all pi bond of ring। यहाँ तक समझ में आ गया। अब लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको 2 स्टार पॉइंट बनाइएगा। फॉर रेजोनेंस 2 points have to be evaluated। For resonance 2 points have to be evaluated। अच्छा, कल मैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कुछ प्रॉब्लम बनाने के लिए आपको बोला था, आप लोग स्टार्ट किए हैं। और उसमें बताया था ना कि जो असाइनमेंट है सेकेंड एक्सरसाइज का, उसमें कुछ प्रॉब्लम ये आंसर नहीं भी आ सकता है। किस वजह से हो सकता है कि वहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशनल का आंसर दिया हुआ हो, बट अगर मेंशन नहीं है तो आप एग्जाम में ट्रांसलेशन सिर्फ निकालेंगे या टोटल निकालिएगा, लेकिन शायद वहाँ पे सिर्फ ट्रांसलेशन का आंसर दिया हुआ है। एक आध क्वेश्चन में चेक कर लीजिएगा, जहाँ तक मैंने देखा है, चेक किया है, इसलिए मैं पहले ही उसका बता दिया। दैट्स वाई कि आप लो कॉन्फिडेंस बनाया और आपको ये ना लगे कि आंसर मैच नहीं कर रहा है।
तो अगर आंसर मैच नहीं करेगा मतलब वहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में ही करेक्ट कर दीजिएगा कि ट्रांसलेशनल, ठीक है। लेकिन जनरली अगर क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ये नहीं मेंशन क्या रहेगा, अगर टोटल पूछा जाएगा तो टोटल कीजिएगा, ठीक है। कुछ नहीं, एक्चुअली जनरली क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया, सिर्फ पूछा था फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन पूछने का तरीका ये है। लेकिन थोड़ा सा मैं रेजोनेंस से 1 मिनट के लिए डिबेट होता हूँ, ठीक है भाई। ये तो पक्का पढ़ाया होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, करेक्ट। और ये भी तो पढ़ाया होगा स्टूडेंट, एम बी इक्वल टू √2m के। अब देखिए तो भाई ये कहाँ से आया था, ये पता है आपको? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू के से आया था। और जैसे ही हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू लिखते हैं तब क्या लिखिएगा, टोटल या ट्रांसलेशनल? इसको क्या पढ़िएगा, बोलिए भाई, बोलना सीखिए। ट्रांसलेशनल ना, तो एम से मल्टीप्लाई, ये इसका मतलब यहाँ पे जो है वो कौन सा है, ट्रांसलेशनल। तो सर इस बात को इतना एम्फेसाइज करने का मतलब क्या है? दी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा तो हम लोग इसके बदले ये लिख देंगे, लिख तो देंगे लेकिन आप कमाल करके आ जाइएगा ना, मिस्टेक करके आ जाइएगा। कैसे मिस्टेक करके आ जाइएगा? मैं आपको बोलूँगा कि मेरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्या है एवरीवन, और एट 120, ये फिजिक्स का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए वो लोग कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट करते हैं। आपको क्या लगता है डायरेक्ट H/mv पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? ये बोर्ड में आएगा, इंट्रेंस में नहीं आएगा भाई, इंट्रेंस मिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ पढ़िएगा तब जाके आपका लेवल आएगा। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अब मुझे क्वेश्चन सेट कर देना है थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स का, डी ब्रॉगली मिलाकर, और दोनों जगह से छोटा छोटा कॉन्सेप्ट। तो अभी H2 मॉलिक्यूल एट 127 डिग्री से, देन फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ H2 मॉलिक्यूल, करेक्ट। तो जैसे ही डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालने के लिए रहेगा तो सबसे पहले आपके लैम्डा एक ख्याल आएगा, H/mv कर लेते हैं। और H/mv की जगह तब ख्याल आएगा ओके √2m के कर लेते हैं। अब फिर ख्याल आएगा कि अच्छा सर ने तो बताया था कि डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना ले लेंगे, 5। तो काइनेटिक एनर्जी आपको नजर आ जाएगा 5/2 kT एक मॉलिक्यूल के लिए। बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या लेते हैं, 1 मोल के लिए किया है, 1 मॉलिक्यूल का पूछे है, तो 1/5/2 kT, करेक्ट। आप डायरेक्टली यही वैल्यू जाकर पुट कर दीजिएगा। लेकिन आपका हो जाएगा भैया इसमें गलती। बोले क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला में के आ रहा है वो क्या है, ट्रांसलेशनल, बट आपने क्या पुट कर दिया, टोटल, करेक्ट। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तब क्या पुट करेंगे, 2m 3/2 kT, जहाँ पे के बोल्ट्जमान कांस्टेंट, समझ गए? तो इतना तक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि कहाँ पे किसके लिए क्या पुट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर अलर्ट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अगर आंख बंद करके चल रहे हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते कितना बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें मिस्टेक होने का चांस 99% है। तो 5/2 kT सब लोग पुट करके आ जाएंगे, बट कैटलिस्ट वाले बच्चे अब नहीं पुट करेंगे। और ऐसे भी दोबारा ही आएगा मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। इसलिए वही तो मैं बार बार बोलता हूँ ना कि फार्मूला तो सब लोग को पता होता है, लेकिन फार्मूला का ग्रेविटी क्या है, कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, और फार्मूला लगा रहे हैं तो किसके बाद लगा रहे हैं, ये माइंड में चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली लगा रहे हैं। देखिए डिफरेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हाँ IIT कर लिया, IIT करता है और जो NIT करता है, जो नहीं करता, उसको डिफरेंस बस इसी लाइन का होता है। जो बनाता है ना, जो उस लेवल पर जाता है वो बहुत एक्टिव रहता है, बहुत IQ लेवल तेज हो जाता है उसका, और वो हार्ड वर्क से हो जाता है। चीज़ों को ऑब्जर्व, क्वेश्चन बनाते बनाते ऑब्जर्व करते करते, ठीक है। पहला बार में गलती हो गया, सोल्यूशन देखा, ओके ये मिस्टेक, वहाँ से एक नया बात सीखा। तो अब सारा कुछ थ्योरी में नहीं सीखिएगा, प्रॉब्लम बनाते बनाते भी बहुत कुछ सीखिएगा। अब रेजोनेंस का मैं मोटा मोटी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, लगता है इतना से आपको कवर हो जाएगा। अनटिल अनलेस जब तक डिकेस इनका 183 प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे रेजोनेंस में, उसमें 183 प्रॉब्लम है, राइट, तब जाकर आपको नॉलेज, अच्छा ये ऐसे ऐसे होगा। उसमें भी आप उतना बनाने के बाद ये नहीं कि हाँ आप मास्टर हो गए, मास्टर होने के 10-15 साल उसमें लगाना पड़ेगा, डिफरेंट एग्जाम्पल का एक्सपोजर मिलना पड़ेगा। बट उतना का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपको टीचर थोड़े बनना है, ठीक है। ओवरऑल नॉलेज नहीं हुआ, लेकिन मोटा मोटी होगा जिससे कि आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं IIT एडवांस लेवल तक। तो क्या है रेजोनेंस करने के लिए क्या क्या पॉइंट लिखवा रहे थे,
2 points to be evaluated. First, which atom are participate in resonance? Which atom are participate in resonance? And second, direction of flow of electron. And second, direction of flow of electron. ठीक है स्टूडेंट? तो यस, रेजोनेंस के लिए 2 पॉइंट को गौर करना है. पहला, विच एटम्स आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस में कौन कौन सा एटम पार्टिसिपेट कर रहा है. और सेकंड क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब रेजोनेंस करना स्टार्ट किए तो रेजोनेंस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर, लेफ्ट से राइट है, राइट से किसके तरफ है, ये 2 पॉइंट देखना है. अब देखिए, जितना भी आपको मैंने केस पढ़ाया कि रेजोनेंस में कौन कौन सा सिस्टम इन्वॉल्व होगा, अब उसको 1 by 1 लेते हैं. तब पहला केस बनाइए. और यहाँ पे 5 केस पढ़ा रहे हैं पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भाई, वही 5 केस अब रिपीट होगा. ठीक है, रेजोनेंस के लिए खास करके. फर्स्ट केस, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड. तो अब यहाँ देखिएगा, जैसे ही मैंने बोल दिया पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, तो इसमें 3 केस आ गया. बोलिए कैसे, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक. होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड समझते हैं, 2 सेम एटम के बीच में पाई बॉन्ड. सेकेंड केस बनेगा इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोएटॉमिक. और थर्ड केस बनेगा हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ. तो उसमें केस फर्स्ट में केस पहला केस बनाइए, if homoatomic pi bond conjugated with homoatomic pi bond. अब आगे का यहाँ देखिए स्टूडेंट, आगे केस पढ़ने के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट आज जानना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनिएगा. आज के बाद रेजोनेंस में अगर पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, तो होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड रेजोनेंस में दोनों तरफ ओपन हो सकता है. मतलब इस कार्बन के तरफ भी और जनरली इस कार्बन के तरफ भी. मतलब होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन बोथ वे, इन दिस वे एज वेल एज इन दिस वे. तो एक लिखिए, होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन बी ओपन इन बोथ वे. होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड can be open in both way. जैसे समटाइम्स कभी कंफ्यूजन हो सकता है, सर इधर ओपन करें या इधर ओपन करें. तो अगर हो पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक है, तो होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड को फ्रीडम क्या दिया गया है, वो ये ओनली 1 वे ओपन हो सकता है या दोनों तरफ, दोनों तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस कार्बन और इस कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है या सेम है. ये भी sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है. दिस इज द रीजन कि पाई क्लाउड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो दोनों तरफ ओपन होने का चांस इक्वल रहेगा. करेक्ट. बट एक कैसा पाई बॉन्ड, होमोएटॉमिक या हेटेरोएटॉमिक. और यहाँ देखिए हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड है, तो जो पाई क्लाउड है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का पाई क्लाउड है, राइट. तो ये पाई क्लाउड, तो किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है? तो भाई ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो पहले से ही सिचुएशन ऐसा बना हुआ है या ना. पहले ही पाई क्लाउड का इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पोलराइज है टुवार्ड्स ऑक्सीजन. दिस इज द रीजन कि आज के बाद हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इन जनरल 99.9% केस में, केमिस्ट्री तो हम लोग 0.1% एक्सेप्शन के लिए रेडी रहेंगे, लेकिन इन जनरल हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड ऑलवेज ओपन टुवार्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अगर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो ऑलवेज किसकी तरफ ओपन होगा? इसकी तरफ इन्वॉल्व नहीं होगा. यहाँ देखिए, इसकी तरफ इन्वॉल्व होने का मतलब है कि उल्टी गंगा का फ्लो कर रहे हैं. ठीक है, ऑलवेज किसकी तरफ ओपन होगा? ऑक्सीजन की तरफ होगा. तो ए अलाउड नहीं है और ए अलाउड है. इसका सेंटेंस बना लीजिए, हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड
इन रेजोनेंस ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस ऑलवेज ओपन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखिए स्टूडेंट, आपके लिए पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसको आप समझकर आप भी ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ देखिएगा, मैं कैसे एरो को कहाँ से कहाँ लेके जाता हूँ उसको ध्यान से देखना है, ठीक है। आपके लिए पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जो कि मेरा पहला केस था। फर्स्ट केस है रेजोनेंस यहाँ पे होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आप देखिएगा रेजोनेंस कौन कौन करता है। तो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड कर सकता था। क्या दोनों पाई बॉन्ड कंजुगेशन में है? यस, कंजुगेशन में है, हो सकता है। नेक्स्ट, तो फॉर रेजोनेंस वी हैव टू पॉइंट्स हैव टू बी इवेलुएटेड। पहला, व्हिच एटम आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो भाई ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड, यहाँ देखना है देवाशीष, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर सकता है। बट इसमें अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ कि अगर रेजोनेंस होगा तो कौन कौन सा आइटम पार्टिसिपेट करेगा, ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप सोचेगा कि ये दोनों पाई बॉन्ड करेगा। ये पाई बॉन्ड किसका है? क्या सिर्फ इस कार्बन का है या इन दोनों कार्बन का है? तो अगर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस करता है मतलब दोनों एटम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हाँ या ना। फिर अगर ए पाई बॉन्ड इस पाई बॉन्ड से करता है तो ये पाई बॉन्ड सिर्फ किसी एक कार्बन का है या दोनों का है? इसका मतलब यहाँ पे ऑल कार्बन एटम आर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस बोल सकते हैं। जिसका जो रेजोनेंस करेगा उसके लिए उसको क्रेडिट तो देना है। ये पाई बॉन्ड कर रहा है तो ये पाई बॉन्ड दोनों कार्बन का है, तो दोनों कार्बन कर रहा है। अगर ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है मतलब दोनों कार्बन इन्वॉल्व है। और एक ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में है तब भी ये दोनों कार्बन है। इसका मतलब अगर यहाँ पे रेजोनेंस होता है तो क्या ओनली 2 कार्बन आर रिस्पॉन्सिबल या ऑल कार्बन एटम आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस? ऑल कार्बन एटम आर पार्टिसिपेटिंग इन। तो पहला पॉइंट आपने निकाल लिया। पहला पॉइंट क्या था? विच एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। तो कौन कौन सा आइटम यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है? क्या हाइड्रोजन एटम कर रहा है? उसका पाई बॉन्ड है? पाई बॉन्ड बनाता है? नहीं बनाता है। तो यहाँ पे कौन बना रहा है? कार्बन। इसका मतलब यहाँ पे ए ऑल 4 कार्बन एटम आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। सुन दीजिए फिर बाद में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ। तो नेक्स्ट टाइम दिमाग में आएगा कि अगर रेजोनेंस करेगा तो ए भी, ए अगर ऐसे ए भी ओपन होगा, हो सकता है, और ए भी ओपन हो सकता है। बट इसका ओपन होने का तरीका दोनों तरफ हो सकता है और इसका ओपन होने का तरीका। लेकिन अगर इसको इसके तरफ ओपन करते हैं, करेक्ट, मान लेते हैं, तब एक किधर ओपन होगा? ऐसे नहीं लेकर आएंगे, करेक्ट, करेक्ट है ना। तो राइट साइड में किधर लेके जाए? इधर प्रशांत महासागर में कोई है यहाँ पे? इसका मतलब है कि अगर इस पाई बॉन्ड को यहाँ से लेकर इस गैप में लेके जाना है, एकदम हाथ पकड़ के सिखा रहा है रेजोनेंस, इस पाई यहाँ उठाकर इस पाई बॉन्ड कहाँ लेके जाना है? इन दोनों बीच के गैप में। और तब या उस जिसके साथ कर रहा है उसका पाई बॉन्ड को उठाकर इस एटम पे डालना है। कहाँ डालना है? इस एटम पे रखना है, करेक्ट। यहाँ से यहाँ नहीं, कहाँ? यहाँ तक समझ में आ गया? इसका मतलब है कि सर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर हुआ। एक मिनट रुकिए। अब आप में से किसी का कंफ्यूजन होगा, नहीं सर आपने तो बोला था कि दोनों तरफ ओपन हो सकता है, तो इज इट कंपल्सरी कि सिर्फ ऐसे ही होगा या ऐसे भी तो ओपन हो सकता था? मेरा आंसर है यस। बट अगर ये ऐसे ओपन होगा तो इसको फिर कैसे ओपन होना पड़ेगा? अब आपका कंफ्यूजन सर तो ये करें या ये करें? आंसर है दोनों होगा। यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब मेन की पॉइंट इज दैट इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ डायरेक्शन फ्रॉम हेयर टू हेयर एज वेल एज हेयर टू हेयर, करेक्ट है ना। अगर पाई बॉन्ड होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, बहुत बड़ा पॉइंट है, अगर होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड, ये सब पॉइंट कहीं पे तोड़ के लिखा हुआ नहीं रहता है, बट मुझे लगता है कि इस जगह पे बहुत सपोर्ट का रिक्वायरमेंट रहता है स्टूडेंट को। ये बात अगर सीख लिए तो ऑर्गेनिक आसान हो जाएगा। तो अगर होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड के साथ अगर कंजुगेशन में है तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी हो सकता है और यहाँ से भी यहाँ हो सकता है। और उसके बाद अगर कोई पूछा कि ऐसा क्यों,
तब उनको आंसर करेक्ट आंसर देना है कि होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड का एक कैरेक्टर है, दोनों तरफ ओपन हो सकता था, तो ये भी दोनों तरफ ओपन हो सकता था, ये भी दोनों तरफ ओपन हो सकता था, बट उसमें कंडीशन है कि अगर इसको गलती से इधर कर दिए तो इसको इधर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस का रीजन रूल है कि दोनों एरो का डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो एक बार अगर ऐसे करेंगे तो एक बार फिर ऐसे भी करेंगे, तो यहाँ पे ये ज़्यादा फेवरेबल है या दोनों इक्वली फेवरेबल। इसका मतलब है ये करेक्ट आंसर ये हो गया कि पहला पॉइंट हम लोग डिसाइड कर लिए, क्योंकि आप रेजोनेटिंग ऐसा ड्रॉ करने के लिए चल दिए तो पता तो होना पड़ेगा कि लेके रेजोनेंस का इलेक्ट्रॉन का फ्लो करेंगे किधर, राइट। तो इस केस में इधर भी होगा स्टूडेंट और इधर भी होगा। इसका मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ये नहीं जानेंगे तो लॉस ऑफ रूट होगा, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गलत निकल जाएगा आपसे। इतना आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको पूछा जाएगा कि एग्जाम में टोटल नंबर ऑफ आर एस इक्वल टू व्हाट, और आप सिर्फ एक ही अगर यही ड्रॉ करके आ गए, एक बार तो मिस हो जाएगा, राइट। तो इस केस में यहाँ डायरेक्शन ऑफ फ्लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भी होगा और यहाँ से यहाँ भी होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया? कंक्लूड कर लिया जाए। लिखिए, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ वे, देन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोथ डायरेक्शन। अब यहाँ देखिए, अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, दो पाई बॉन्ड, ध्यान सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, दो पाई बॉन्ड अगर आपस में कंजुगेशन में है और अगर आपको डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो एक वन ऑफ द पाई बॉन्ड को उठाकर गैप में डालना है। कहाँ डालना है? गैप में। और दूसरे पाई बॉन्ड को एटम पे डालना है और रेस्ट लेना है, करेक्ट। अब तब यहाँ से यहाँ, अब एक मिनट देख कितना इंटरेस्टिंग है। ये जो दो इलेक्ट्रॉन है वो दो इलेक्ट्रॉन किसका था भाई? तो सर इस कार्बन का और इस कार्बन का, करेक्ट। और दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन लेकर यहाँ दे दिया, तो इस एरो से किस कार्बन को लॉस हो गया? सबसे लेफ्ट वाले कार्बन को, राइट। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ भाई? वन इलेक्ट्रॉन को। तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डाल दिया जाए? और एक बॉन्ड बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है? और यहाँ पे पहले से सिग्मा है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाएगा? पाई। कोई डाउट? लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आएगा और अगर ये उठ कर यहाँ नहीं जाता तो नहीं था, ये कार्बन, दिस कार्बन बिकम्स पेंटावैलेंट, तो कोई डाउट था? तो अगर ये यहाँ आएगा तो इसको यहाँ पे जाना पड़ेगा, करेक्ट। बट यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन था? और दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर एक कार्बन अपने ऊपर ले लिया, करेक्ट। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया? बट इस एरो से एक का प्रॉफिट तो हुआ। ये यहाँ पे एक कार्बन इसके साथ बॉन्ड बना लिया बिना इलेक्ट्रॉन दिए हुए, राइट। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन का इस एरो से इस इलेक्ट्रॉन को, इसका मतलब है कि आज के बाद कोई एटम ऐसा है बीच में है जिसका एक इसके इस तरफ से एरो आ रहा है, इस तरफ से जा रहा है, तो इस कार्बन को क्या लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, या नो लॉस नो प्रॉफिट? नो लॉस नो प्रॉफिट, करेक्ट। इसका मतलब इस पे कितना चार्ज दें? जीरो चार्ज। इस कार्बन को लॉस हुआ है क्या? ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, राइट। अपना भी और अपना भी, इसमें दो इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था, एक इसका था, अपना भी इलेक्ट्रॉन लिया और इसका भी ले लिया। तो सर इसको तो एक इलेक्ट्रॉन प्रॉफिट होना चाहिए, लेकर अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखा नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च कर दिया, करेक्ट, बॉन्ड बनाने में। दैट्स वाई इस कार्बन को कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है? इस कार्बन को ना ही प्रॉफिट हुआ है ना ही लॉस हुआ है। प्रॉफिट कब होता? जब ये इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर रख लेता। बट इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर क्या किया है? किसी को दो इलेक्ट्रॉन लिया, बट दो इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पे एक बॉन्ड बना दिया और इस कार्बन के बदले भी इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिया। दैट्स वाई, या इसके वजह इस कार्बन के रेस्पेक्ट में इसको प्रॉफिट हुआ था बट इसको दे दिया। दैट्स वाई इस कार्बन को नो लॉस नो प्रॉफिट, करेक्ट। और क्या इस पे एक निगेटिव चार्ज दे दिया जाए? तो इस निगेटिव चार्ज का मतलब वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे? एक खुद का और एक इस कार्बन का।
अब देखिए इस स्टेटमेंट को यहाँ पर ये स्टेटमेंट को सर्टिफाई कर रहा है कि वन ऑफ द आर एस इज न्यूट्रल देन ऑल आर एस मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ओवरऑल। यहाँ पे ओवरऑल चार्ज कितना था 0, तो यहाँ भी ओवरऑल चार्ज कितना है 0 है। अगर ऐसा नहीं होता इसका मतलब हम लोग रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये है आर एस फर्स्ट और ये क्या है आर एस सेकेंड। अभी ख़त्म नहीं हुआ है, पहले समझ लीजिए फिर मैं आपको टाइम दूंगा। घबराइए नहीं, आप लोग से कम तो 100 आर एस ड्रॉ करवाएंगे, आप लोगों का टाइम आएगा। नेक्स्ट अब किस तरफ से लेके जाएंगे, उल्टा। ये यहाँ तो ये कहाँ, तो मेरा कंफ्यूजन इधर से लेके जाए या इधर से लेके जाए, ऊपर से या नीचे से। भाई अगर एक मिनट ए डबल बॉन्ड बी है तो ऊपर वाला पाई बॉन्ड है या नीचे वाला, बीचों नीच सिग्मा बीचों नीच पाई, कोई भी है राइट। इसलिए अगर ऐसे भी कोई दिखाता है तो एक ही बात है, ठीक है। ऐसे कहीं दिखाया रहेगा बहुत छोटा बात है लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, इसलिए कहीं पे ऐसा भी रहेगा तो इस बात को ख्याल, अच्छा सर ने बोला था अगर ऐसे दिखाया हुआ है तो किसी को भी पाई बॉन्ड मान सकते हैं, करेक्ट है ना। टीचर बनिएगा तब समझ में आएगा। करेक्ट है। चलिए अब मेरा एक क्वेश्चन है, ए और ए आर एस सेम आर एस या डिफरेंट आर एस। ये फर्स्ट क्लास से क्वेश्चन दिया, मुझे सेम लग रहा है। देख एक तो कॉन्फिडेंस आंसर सेम है या डिफरेंट है, एक होता बीच बीच में चल रहा है सर सोच रहे हैं लगता है सेम कर दें क्या। अच्छा नहीं आप भाई कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे सर इसको पकड़ के ऐसे कर देते हैं ये मिल जाएगा। क्या करते हैं, इस मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ते हैं और क्या करते हैं ऐसे करते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था कि मॉलिक्यूल के एटम को किससे कस देना है नट और बोल्ट से फिक्स कर देना है, मॉलिक्यूल को पकड़ के रोटेट नहीं कर देना है, करेक्ट। इसलिए एक कार्बन जब रेजोनेंस करना स्टार्ट हुआ ये मॉलिक्यूल तो ये फिक्स हो गया। अब देखिए इसमें किस बात से डिफरेंट है, यस इस आर एस में इस कार्बन पे पॉजिटिव है बट इस आर एस में इस कार्बन पे क्या है निगेटिव है। तो ए और ए आर एस बोथ आर डिफरेंट आर एस विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन ऑफ चार्ज, करेक्ट है ना। इसलिए मॉलिक्यूल को यहाँ देखिए मॉलिक्यूल पकड़ के ऐसा नहीं करना है, एटम को क्या कर देना है, जो भी एटम रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको सोचिए को फिक्स हो गया फ्रीज हो गया, अब पाई बॉन्ड बस ओसिलेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए अगर आर एस सेकेंड है तो आर एस क्या है थर्ड। बट और दिस जो भी वन आर एस डिफर फ्रॉम अदर का कोई भी कंडीशन को सर्टिफाई कर रहा है डिफर होने का, वहाँ पे पाई बॉन्ड का लोकेशन है, इसमें पाई बॉन्ड का लोकेशन डिफरेंट। ये तो जब ये तो करने के बाद ये मिलेगा, बट अगर नहीं करता अगर रेजोनेंस नहीं होता तो इसका इसमें कोई डिफरेंस है, देख लीजिए किसी भी सिंगल पॉइंट से डिफर कर रहा है, वहाँ पे पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड इसमें पोजीशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो सेम आप डिफर नहीं कर पा रहे हैं तो वही नाम दे दीजिए आर एस फर्स्ट। दैट्स व्हाई हाउ मेनी टोटल आर एस 3। लेकिन अगर ये नहीं जानते डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या आपको टोटल 3 मिलता या 2 मिलकर रह जाता, 2 मिलकर। तो टोटल आर एस इक्वल टू व्हाट एवरीवन, टोटल आर एस इक्वल टू 3। ये आपके लाइफ का पहला आर एस है जो कि आपने समझ के ड्रॉ किया है, ठीक है। हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस हाइब्रिड, मैंने क्या सिखाया था पढ़ के आइएगा, कुछ तो सिखाया होगा। हाउ टू ड्रॉ द रेजोनेंस हाइब्रिड, मैंने वहाँ पे 1000 बार बोला है कि जो रेजोनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा उसको छोड़कर स्केलेटन ड्रॉ कर देना है। क्या ड्रॉ कर देना है, तो यहाँ पे रेजोनेंस के लिए हुआ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजोनेंस दोनों पाई बॉन्ड बोथ पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को बातों को जेहन में बैठाना है भाई। अगर सही से केमिस्ट्री सीख लिए तो बोर्ड का एग्जाम 1.5 आवर का होता है ना, तो 1 आवर बना के निकल जाइएगा। कम से 30 स्टूडेंट पिछले 10 साल में, या अपना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, 100 में 100 केमिस्ट्री में लाया है, 100 में 100। यहाँ पे लिखा हुआ अभी तो सब लिखा हुआ, रिजल्ट लगाया भी नहीं हूँ, तो इस मामले में थोड़ा लेजी हूँ पब्लिसिटी वगैरह में या इस चीज़ों को बताने में, बट मैं धीरे धीरे उस चीज़ को निकाल रहा हूँ पिछले 10 साल में मैंने क्या क्या काम किया है।
तो बहुत बड़ा नंबर है, केमिस्ट्री का खास करके बात कर रहा हूँ। उसमें कुछ स्टूडेंट तो गुरुकुल ग्रामर का ही है, तो केमिस्ट्री में 100 में 100 लाना बहुत, देखिए किसी सब्जेक्ट में 100 में बहुत बड़ी बात होती है खास करके, लेकिन जिस लेवल तक हम लोग जाते हैं उसमें बहुत छोटी बात है। ठीक है, आप रेजोनेंस का हम बिल्कुल एलाबोरेट फॉर्म में डीके का बना के बैठ जाइएगा बुक, उसमें 3000 ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड आपके लिए बोर्ड तो बच्चा टाइप क्वेश्चन लगेगा, लेकिन उसके लिए है कि आप उस पर पेशेंस रखना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि इंटरनल एग्जाम हो रहा है उसमें आप बिल्कुल इन्वॉल्व हो गए और मेन थीम को छोड़ दे रहे हैं, तब तो गड़बड़ होगा। तो बहुत अपने आप पेशेंस रख के चलना पड़ेगा। तो स्कूल के एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है ना, एज इट इज लेते रहिए, अब मेन थीम को पकड़ कर अच्छा कहाँ जाना कहाँ है। ऐसा नहीं कि मोमेंटली किसी को अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए वो सब कुछ छोड़ दिया, बस यूनिट टेस्ट पर तैयारी करने में लग गया, तो मेन थीम तो डिवेट करिएगा, फिर 12th बोर्ड भी छूट जाएगा और एंट्रेंस भी छूट जाएगा। पहले अभी नॉलेज गेन करते रहिए। अब यहाँ देखिए, इसका मतलब मैंने स्केलेटन ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे तीनों आरएस का इसमें कैरेक्टर लेंगे। इस यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल है, बीच का कैरेक्टर पार्शियल डबल, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, इसमें सब आ गए, ये सब आ गया। ठीक है, एक साथ। यहाँ पे चार्ज है भाई 0, और यहाँ पे चार्ज क्या लिखेंगे, डेल प्लस, यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव, बट यहाँ पे 0, यहाँ पे नेगेटिव, इसका भी तो कैरेक्टर लेना पड़ेगा, तो क्या लिखिएगा, डेल माइनस, और यहाँ पे 0, यहाँ पे पॉजिटिव, क्या लिखेंगे। और आपको ये देखिए, ए और ए एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ए और एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल, और ए और एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और वो मैं अपने आगे के नॉलेज के बेसिस पे बोल रहा हूँ। जब आपको पढ़ाएंगे हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे मैं प्रूफ कर दूंगा। अभी के लिए आपने क्या बोला, दोनों डिफरेंट आरएस है, बट अगर स्टिल जहाँ तक मुझे नॉलेज है स्टेबिलिटी दोनों का इक्वल है। अगर स्टेबिलिटी दोनों का, या अभी बिना आप जाने हुए कि हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ आरएस आप भी बोल सकते हैं, दोनों में एक चीज़ का सिमिलरिटी नहीं है, सेम नहीं है, सिमिलरिटी तो है। जैसे एक ट्रायंगल होता है ना, सिमिलर ट्रायंगल, एक होता है क्या, कॉन्करेंट। कॉन्करेंट मतलब बिल्कुल 100% सेम एंगल भी और साइड लेंथ भी, बट सिमिलर में एंगल सेम रहेगा लेकिन लेंथ ऑफ द ट्रायंगल सेम नहीं रहेगा, उसको बोलते हैं सिमिलर। तो यहाँ पे ये दोनों सिमिलर है, सेम नहीं है। सिमिलर इसका मतलब दोनों का स्टेबिलिटी सेम रहेगा, क्योंकि सर बात तो एक ही है ना, पाई बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, एक कार्बन पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, यहाँ पे एक कार्बन पॉजिटिव दूसरे पे, तो उस बेसिस पे जितना यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा उतना यहाँ पे क्या डेवलप होगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल इन पहले आपको सीखने के टाइम पे ऐसा ड्रॉ करना है, लेकिन ओवरऑल जब हम लोग फाइनली इसका लिखेंगे तो इस पर चार्ज नहीं दिखाएंगे, चार्ज नहीं दिखाया हुआ आपको मिलेगा। उसके पीछे का वजह क्या है कि जितना पॉजिटिव डेवलप हुआ उस कार्बन पर उतना ही निगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या किया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया है। करेक्ट, ये आ रहा, समझ गया आप लोग, ठीक है। इसको हटाया जाए एवरीवन। तो अभी हम लोग पहला केस डील कर रहे हैं, इफ पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, और उसमें फिर फर्स्ट पॉइंट डील किए, इफ होमोएटॉमी कंजुगेटेड विथ, तो होमोएटॉमी का होमोएटॉमी के साथ कंजुगेशन रहेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन वे या बोथ वे करना है। अगर ओनली वन वे कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फर्क आ जाएगा, कम आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट लिखिए, इफ होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड, if homoatomic pi bond conjugated with heteroatomic pi bond, देखिए अभी से हम लोग इस हैबिट को डेवलप करेंगे कि सबसे पहले किसी मॉलिक्यूल को अगर लिया जाता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजोनेंस होगा या नहीं होगा,
तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसमें कि कौन कौन रेजोनेंस कर सकता है। तो उसमें आपको देखना है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन कर सकता है, वो हम लोग लिस्ट बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि लोन पेयर भी तो है, बट क्या ये लोन पेयर कंजुगेशन में है? क्या इसके साथ कंजुगेशन में है? क्यों नहीं है भाई? 1 का गैप पे नहीं है। इसके साथ है? नहीं, इसके साथ 2 बॉन्ड लेंथ का गैप हो गया, राइट। पहले यहाँ से ही कंजुगेशन नहीं रहा तो आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, करेक्ट है। और इसलिए इस लोन पेयर इसके बीच में 2 का गैप हो गया, करेक्ट है। इसलिए लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच में अगर कंटिन्यूअस है या 2 का गैप पे है तो आउट ऑफ कंजुगेशन है। इसका मतलब ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज होगा या लोकलाइज्ड रहेगा? डीलोकलाइज को तो रेजोनेंस में गया, और डीलोकलाइज मतलब रेजोनेंस कर रहा है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर लोन पेयर जा सकता है, बट लोकलाइज का मतलब जहाँ पे है वहीं पर रह गया, वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो यहाँ पे इस ए लोन पेयर का कहानी खत्म। अब यहाँ देखिए, ए पाई बॉन्ड और ए पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि पाई बॉन्ड, दोनों पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? अब 1 मिनट, इंजन डब्बा को खींचता है या डब्बा इंजन को खींचता है? पक्का यही होता है भाई। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे पुश भी कर सकता है, बीच में इंजन है। मान लीजिए ऐसा ट्रेन जिसमें इंजन आगे ही है, करेक्ट। कहने का सेंस है हु आर गोइंग टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या इसके हाथ में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है? नहीं है भाई, ये तो बेचारा टमाटर टाइप है, समझते हैं, हर सब्जी मिला दीजिए टेस्ट आएगा ही आएगा, करेक्ट। ये इधर भी ओपन हो सकता है और इसका खुद का कोई पावर है? इसको तो जिधर से ओपन करने के लिए बोलेगा उधर से ओपन होगा। होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड कैन ओपन इन बोथ वे, बट व्हाट अबाउट दिस वन? ये दोनों तरफ ओपन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन किसके हाथ में चला गया? हु इज गोइंग टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन? हेटेरोएटॉमिक पाई। ये अब यहाँ पे डिसाइड करेगा। ये डिसाइड, ये क्यों नहीं डिसाइड करेगा? क्योंकि सर इसका तो कैरेक्टर दोनों तरफ ओपन होने का था। इधर से आता तो इधर ओपन होता, और इधर ओपन होता तो इधर से ज़्यादा, राइट। बट यहाँ पे क्या ये कर पाएंगे? लेकिन ये मैं बार इतना इम्फेसाइज करके बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें भी बच्चे कमाल कर देंगे, देखिएगा आगे जब इनको बोलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट बिल्कुल यहाँ से अच्छा पाई बॉन्ड है, कमाल कर देंगे। बट ऐसा कमाल नहीं करना है, ये अलाउड है नहीं है। इसलिए यहाँ पे इंजन कौन बन जाएगा? कौन डिसाइड? जो डिसाइड करेगा वो ए। यहाँ पे इसके हाथ में कुछ अब पावर नहीं है। आप लोग समझे नहीं समझे बात को? इसका मतलब यहाँ पे अब कांस्टेंट कंडीशन है, कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट, मतलब अब इसको इधर ही ओपन होना पड़ेगा, यही रूल है। तो अगर ये इधर ओपन होगा तो रेजोनेंस में दोनों एरो का डायरेक्शन क्या रहता है? इसको मजबूरी में इधर ही ओपन होना पड़ेगा, करेक्ट है ना। इसका मतलब इस केस में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज होमोएटॉमिक से हेटेरोएटॉमिक, नेवर फ्रॉम हेटेरोएटॉमिक टू होमोएटॉमिक। क्या इधर से इधर जाएगा? इधर से इधर नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर एक लाइन का कंक्लूजन लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लिखिए कंक्लूजन, इफ होमोएटॉमिक conjugated with heteroatomic pi bond, if homoatomic pi bond conjugated with heteroatomic pi bond, then direction of flow of electron always from homoatomic to heteroatomic, always from homoatomic to heteroatomic, never from heteroatomic to homoatomic. अब यहाँ भी देखिए, अब आगे चलकर इसमें जो जनरल जो बच्चे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि सर ये तो समझ में आ गया कि इधर से इधर होगा, इधर से इधर नहीं करेंगे,
बट नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट का रहेगा वो आज न कल रहेगा ही रहेगा, पक्का, ये मुझे पता है। तो बोले सर एरो को यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें? तो जब दो पाई बॉन्ड है तो फर्क नहीं पड़ेगा, दो पाई बॉन्ड है तो फर्क नहीं पड़ेगा भाई। लेकिन जहाँ पे सिचुएशन इस टाइप का दिखेगा वहाँ पे फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑलवेज कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्शन पता चल गया, यहाँ भी डायरेक्शन पता चल गया, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। यहाँ पे कोई दे नहीं रहा है, कोई फोर्सफुली अपनी तरफ ले रहा है, करेक्ट, कोई दे नहीं रहा है। ड्यू टू यहाँ पे ये डेल माइनस डेल प्लस का करेक्टर है, तो ये क्या कर रहा है, पाई क्लाउड को पुल कर रहा है। दैट्स वाई इस सिचुएशन में यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, बातें कहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ये यहाँ तो ये यहाँ, ऐसे शुरू कीजिएगा। समझे मैंने क्या समझाया? अगर एक से ज़्यादा 3 4 5 जितना भी पाई बॉन्ड रहेगा उसमें होना, तो पाई बॉन्ड अगर हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड है तो रेजोनेंस कहाँ से करना स्टार्ट करेंगे, हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड से। इसको पहले ओपन करेंगे और यहाँ से भेजेंगे, क्योंकि ये क्या करता है, पाई बॉन्ड को अपनी तरफ पुल करता है, ना कि यहाँ से स्टार्ट करना है। अब बोले सर फर्क क्या पड़ेगा, डायरेक्शन तो सेम ही है। फर्क पड़ेगा, हो सकता है कि ऐसा काम करेंगे तो उसके वजह से जिस पे पॉजिटिव नहीं आना चाहिए था, नेगेटिव नहीं आना चाहिए, उस पर भी आ जाएगा। दैट्स वाई इस केस में कहाँ से स्टार्ट करना है रेजोनेंस, हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड से ओपन करना है, करेक्ट। समझो मैंने क्या समझाने की कोशिश किया? क्योंकि वही इंजन है, वो डिसाइड कर रहा है। इंजन कौन है, हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड, तो उसी के तरफ वहाँ से ही स्टार्ट करना है रेजोनेंस। एरो कहाँ से ओपन करना है, हेटेरोटॉमी पाई बॉन्ड से। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर इसको यहाँ से भेजना है, करेक्ट। यस, नहीं कार्बन से देखिए, अब यहाँ पे उन सब चीज़ों में मत जाइए, ऐसा सिचुएशन बहुत हो जाएगा। लेकिन अभी जो आपको तोड़ते हुए पॉइंट समझा रहे हैं उसको पकड़ के रखिए। पहला पॉइंट तो है कि अगर ये दो पाई बॉन्ड जिसमें वन ऑफ देम इज हेटेरोटॉमिक, दूसरा होमोटॉमिक है, तो यहाँ से दिखाएं यहाँ से दिखाएं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो सिखाने की कोशिश करें उस थीम को पहले पकड़िए। लेकिन अगर दो होमोटॉमिक का एक हेटेरोटॉमिक है तो आप तो बोलेंगे सर यहाँ से भी स्टार्ट करें, तो डायरेक्शन तो सेम ही है। बट मैं कुछ सोच कर ही तो बोल रहा हूँ, तो आप जब कुछ कंक्लूजन आगे के बातों को अगर सिखाने चाह रहे हैं तो उसको हार्टली एक्सेप्ट कीजिए। अभी बाद में आगे चलते तो ऑटोमेटिक आपको भी पता चल जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि फिर यहाँ से स्टार्ट न करके चीज़ें कहाँ से स्टार्ट करना है, हेटेरोटॉमिक पाई बॉन्ड से। इस बात को अगर नहीं होता तो लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, मैंने क्या सिखाया। आप लोग समझ पाए मैंने क्या समझाने की कोशिश किया, क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कन्वे किया। 2 4 5 6 अगर पाई बॉन्ड है उसमें वन ऑफ देम इज हेटेरोटॉमिक, तो रेजोनेंस कहाँ से स्टार्ट करना है, हेटेरोटॉमिक से, करेक्ट है ना। चलिए अब यहाँ देखिए, तो देखिएगा ऑलवेज देखिएगा कि जहाँ पे हेटेरोटॉमिक रहता है ना, तो ऑलवेज मेरा देखिएगा रेजोनेंस करने का तरीका मैं यहाँ से भी स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और इस पाई बॉन्ड को लेकर मैं क्या इधर चला गया या ऑक्सीजन पे दिया, इधर कुछ है क्या, नहीं है। और ये यहाँ, ये कहाँ, यहाँ पे आएगा, करेक्ट है ना। इसको ऐसे मत कर दीजिएगा भाई, ये यहाँ, तो ये जो बीच में गैप है ना वहाँ पे लेके जाना है, करेक्ट है। बोलिए किसको प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, इस कार्बन को लॉस हुआ और इसको ऑक्सीजन को प्रॉफिट हुआ। और टोटल आरएस इसमें बनने का कितना चांस है, 2 है। कितना आरएस बनेगा, क्योंकि सिर्फ डायरेक्शन इसी तरफ है, उसका उल्टा तरफ डायरेक्शन नहीं है। समझ में आ गया बात है। तो ये है मेरा आरएस फर्स्ट और यह है मेरा आरएस सेकेंड। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सर जो रेजोनेंस के रिस्पॉन्सिबल है, तो कौन रेजोनेंस, अच्छा कौन कौन सा एटम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, हाउ मेनी एटम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, 4, करेक्ट। इसमें 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। और पाई बॉन्ड को छोड़कर मैंने स्केलेटन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, बीच का कैरेक्टर, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, और यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल माइनस। डेल डैश जानबूझ के दे रहा हूँ,
बताइए तो डेल प्लस और डेल डैश माइनस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? और सेम रहेगा तो क्यों सेम रहेगा? अगर सेम रहेगा तो क्यों सेम रहेगा? मैंने ये सिखाया था पिछले क्लास में, फर्स्ट क्लास में, कि अगर वन ऑफ द आर एस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल आर एस इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड शुड ऑल्सो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो तभी होगा ना जब इसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ये था पॉइंट, पार्शियल चार्ज की वजह से नहीं। की पॉइंट क्या था? इफ, यही था ना, इफ मैं पॉइंट लिखवाया हूँ, इफ वन ऑफ द आर एस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन ऑल आर एस मस्ट बी न्यूट्रल एट द सेम टाइम। न्यूट्रल और न्यूट्रल से जो बनेगा वो चार्ज रहेगा या न्यूट्रल रहेगा? एट द सेम टाइम रेजोनेंस हाइब्रिड शुड ऑल्सो इलेक्ट्रिकली, दिस इज द रीजन कि इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। ठीक है ना? तो जो भी अब सिखाया जाता है उसको वहाँ पे कैरी ऑन करना है। तो क्या दो केस हम लोग सीख लिए? कौन कौन सा? होमोएटॉमिक का होमोएटॉमिक साथ और होमोएटॉमिक का थर्ड केस, इफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड। ऐसा कोई केस नहीं है अगर मतलब जो होमोएटॉमिक है वो मतलब ज़्यादा एस की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, हेट्रोएटॉमिक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, ऐसा केस तो होना नहीं रहेगा। एकदम बिल्कुल कॉन्क्रीट कंक्लूजन दे रहा हूँ। ठीक है, कभी मिलेगा या तो देखा जाएगा। अभी केमिस्ट्री है तो 1% तो एक्सेप्शन हो सकता है, बट मोटा मोटी जनरल अभी जनरल बातें जानी है। और जितना भी सिचुएशन आपके दिमाग में आ रहा है ना, सारा सिचुएशन पे जितना होता है ना कि अच्छा ये होगा तो क्या होगा, बिल्कुल मत घबराइए। डीकेसी में भर भर के क्वेश्चन दिया हुआ है। लेकिन नहीं, आइसोमेरिज्म में 480 प्रॉब्लम है, एक एक चैप्टर में इतना प्रॉब्लम है ना दिमाग घूम जाएगा। और उतना बना लिए IIT एडवांस तक सैचुरेशन हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम डीकेसी कम से कम तो 2000 ऑब्जेक्टिव मैं अपने तरफ से दूंगा। कैटलिस्ट का असाइनमेंट अभी ऑर्गेनिक का आपको नहीं मिला है, सिर्फ डीकेसी फॉलो करने के बोले, राइट? इसका मतलब ये नहीं कैटलिस्ट नहीं मिलेगा ऑर्गेनिक का, बिल्कुल मिलेगा, जैसे रेजोनेंस में भी मिलेगा अलग से। ठीक है, वैसे हर चैप्टर में मेरे तरफ से भी आपको मिलते रहेगा। लेकिन जिसमें लगता है कि नहीं वो सुपर सेट है, डीकेसी फॉलो करने से बाकी सब, क्योंकि जितना भी इंडिया कोचिंग क्लासेज है ना उसका GOC में देखता हूँ ये सब टॉपिक, तो उसका जो असाइनमेंट रहता है उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डीकेसी का ही रहता है। तो ये सुपर सेट आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शन जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से मैं अपने तरफ से भी असाइनमेंट देना स्टार्ट करूँगा। अब ऐसा लगता है कि डीकेसी में ही यहाँ तक है और दूसरे कोचिंग जहाँ मटेरियल है वहाँ पे क्वेश्चन का लेवल ये है और मैं यहाँ पे फॉलो करवा लिया इतना, तो फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्यों फॉलो करते रहेंगे? अब 480 आइसो में बनाने के बाद मुझे लगता है कि आइसो में क्वेश्चन छूट जाएगा, राइट? जैसे आप नॉमेनक्लेचर इतना फॉलो किए हैं, जैसे आप तो लेके आए थे ना नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन बैंक, नीट का क्वेश्चन बैंक फॉलो कर लीजिएगा, आइसो में नॉमेनक्लेचर का मैंने पढ़ाने के बाद नहीं बनेगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन जाएगा। जेईई मेन का बना के देखिए, जेईई मेन के क्वेश्चन बैंक में कितना नॉमेनक्लेचर का है ही, ऐप से भी फॉलो करके देख लीजिए, इसलिए सब कुछ वहाँ से बन जाएगा। नोट्स को फॉलो कीजिए ना। मैं ऑर्गेनिक का आपको कोई बुक लेने के लिए नहीं बोला हूँ, कुछ तो सोच कर बोला होगा। इसका मतलब मेरा थ्योरी सुपर सेट रहेगा, आप उसी को फॉलो कीजिए मन लगा के, ठीक है? क्योंकि मैं 10 जगह से कलेक्ट करके आपको चीज़ें यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, चीज़ों को तोड़ तोड़ कर मैं पढ़ कर कि हाँ कितना आसान तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो आप इसी को फॉलो कीजिए। अब थर्ड केस क्या है? इफ लिखिए हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड, इफ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड कंजुगेटेड विथ हेट्रोएटॉमिक पाई बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए ए और ए आपस में कंजुगेशन में है या नहीं है? सर लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, लुक्स लाइक इन व्हाट? रेजोनेंस होगा या नहीं होगा? देखिए कितना छोटा पॉइंट से कितना बड़ा पॉइंट हो जाएगा। सर ए तो इधर ओपन होना चाहेगा, हाँ या ना? ये इसके नेचर में था, और ए किधर? और रेजोनेंस में ए अलाउड है? ए अलाउड नहीं है। तो जब शुरू में बता रहे हो तो अच्छा ये तो सिंपल सा बात होगा, तो कितना बड़ा बात यहाँ पे निकल कर आ गया। एक मिनट रुकिए, सुनिए यहाँ पे, इसी को आगे चलकर स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ाया गया होगा, मेजोमेरिक इफेक्ट, नाम सुने हैं?
मेजोमेरिक इफेक्ट में होता है एक माइनस एम ग्रुप, क्या होता है माइनस एम, जो रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन लेता है उसको माइनस एम बोलते हैं, और जो देता है उसको प्लस एम बोलते हैं। इसी को आगे चलकर क्या बोल दूंगा कि ये माइनस एम ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है, और माइनस एम ग्रुप के बीच में आपस में रेजोनेंस नहीं होता है। बट अभी तो मैं मेजोमेरिक इफेक्ट पढ़ाया नहीं हूँ, तो उसको अलग तरीके से तोड़कर समझाया, राइट, कि देखिए ये रेजोनेंस में इधर ओपन होना चाहेगा और ये रेजोनेंस में इधर ओपन होना चाहेगा, और रेजोनेंस में दोनों एरो का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट अलाउड नहीं है। इसका मतलब आज के बाद पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, थोड़ा या पूरा, पूरे मतलब पूरा, ठीक है, तो 12th क्लास तक नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के बाद हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड और हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड आपस में रेजोनेंस नहीं करेगा। कंक्लूड कर दिया जाए, बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन से सबको समझ में आ गया। लिखिए कंक्लूजन। इसलिए मैंने बोला था लुक्स लाइक इन कंजुगेशन, देखने में लग रहा है कि कंजुगेशन में है, बट एक्चुअली कंजुगेशन में किस काम का कंजुगेशन में बोले, जब रेजोनेंस नहीं करेगा तो कंजुगेशन टर्म किस लिए यूज कर रहे हैं, ताकि रेजोनेंस कर सके, लेकिन रेजोनेंस में यहाँ पे नहीं है। तो लिखिए हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड एंड हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड विथ हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, ऐसे लिखिएगा, देयर इज नो रेजोनेंस बिटवीन, ये ज़्यादा सेंटेंस अच्छा बनेगा, देयर इज नो रेजोनेंस बिटवीन हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड एंड हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड, देयर इज नो रेजोनेंस बिटवीन हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड एंड हेटेरोएटॉमिक पाई बॉन्ड। तो चलिए भाई, अब पाई बॉन्ड से आज के बाद पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड का कहानी खत्म करते हैं। पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड का कितना केस बना है, 2 केस बना या 3 केस बना, यही 3 केस रहेगा, राइट। पहला केस क्या था, होमो से होमो के बीच में, तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ, फिर होमोएटॉमिक से हेटेरोएटॉमिक ओनली वन वे, बट हु आर गोइंग टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एरो कहाँ से स्टार्ट करना है, वहाँ से ही स्टार्ट करना है, जो डिसाइड कर रहा है वही इंजन है, बाकी क्या है, डब्बा है। और अगर हेटेरोएटॉमिक से हेटेरोएटॉमिक कंजूगेशन में रहेगा देन वहाँ पे रेजोनेंस नहीं करना है, करेक्ट है ना। हाँ नो, कंजुगेशन में कंजुगेशन टर्म होता है कि जब रेजोनेंस कर रहा है, और जब रेजोनेंस नहीं कर रहा है तो दैट्स व्हाई मैंने बोला ना लुक्स लाइक इन कंजुगेशन बट एक्चुअली देयर इज नो कंजुगेशन। लुक्स लाइक इन कंजुगेशन मीन्स व्हाट, देखने से ऐसा लग रहा है कंजुगेशन में है। ये थोड़ा मेरा डिप्लोमेटिक आंसर था, मैं भी आप पे ही छोड़ दिया था, बट अगर बोले कि नहीं सर बोलना क्या रहेगा, तो नो कंजुगेशन, क्योंकि जब रेजोनेंस ही नहीं है तो वहाँ पे कंजुगेशन कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर घबराई नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, उनका कुछ आपसे वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं, आपसे वो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाना चाहेंगे। 1-8% ऐसा रहता है कि जैसे देखिए टीचर अगर मैं प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया, करेक्ट, जो 3rd टेस्ट में था प्रोजेक्टाइल, राइट, तो जितना क्वेश्चन पूछा हूँ उसका मोटा मोटी सर हर कॉन्सेप्ट में दे दिया था पहले। हाँ, पढ़ाने का बाद मेरा राइट बनता है कि उस लेवल का जाए। अब मैं प्रोजेक्टाइल में कोलिजन तक का क्वेश्चन करवा दिया, सब कुछ A to Z महाभारत सुना दिए, रामायण सुना दिए, तो भाई वहाँ तक तो आपको फिर करना पड़ेगा, उपाय नहीं है। इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन, अब सारा क्वेश्चन टीचर पे ही रख दीजिएगा और आप खुद ही पेन नहीं चलाइएगा, तो टीचर को थोड़ा एग्जाम में बैठना है। टीचर का काम क्या है कि सर्टेन क्वेश्चन से आपका लेवल को ऊपर कर दिया, अब थोड़ा आप हाथ पाँव मारिए, एक क्वेश्चन नहीं बन रहा तो उसको 5 बार कोशिश कीजिए, 2 बार कोशिश कीजिए, 3 बार कोशिश कीजिए, टाइम उसमें बेस्ट कीजिए। एक बार में नहीं बनता, कुछ स्टूडेंट का रहता है एटीट्यूड ईगो कि एक बार में नहीं बना छोड़ देंगे। भाई 3 बार में नहीं बना, 4th टाइम बना, तो 3 जो गलत रास्ता है वो भी आपका कॉन्सेप्ट बन गया, वो सीखे ना कि अच्छा ऐसे नहीं लेना चाहिए था, वहाँ से आप कुछ सीख रहे हैं। क्या चाहते हैं एक ही बार में बिल्कुल करेक्ट हो जाए, वो नहीं होगा। लर्निंग प्रोसेस में आप मिस्टेक कीजिएगा तो मिस्टेक भी आपका कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, करेक्ट है। अब सेकंड केस लीजिए, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड comma, then flow of electron always from lone pair to pi bond, then flow of electron always from lone pair to pi bond. यहाँ एक इधर देखिए स्टूडेंट, आप लोग ये मत सोचिएगा कि अगर सर ने पाई बॉन्ड बोल कर छोड़ दिया तो शायद भूल गए। अगर पाई बॉन्ड बोल कर अगर मैं स्पेशलाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे दोनों टाइप का पाई बॉन्ड मेरे माइंड में है, अगर कहीं पे अगर मैं पाई बॉन्ड रेजोनेंस में बोल कर छोड़ दिया, इसका मतलब होमोएटॉमिक पाई बॉन्ड हेटेरोएटॉमिक या दोनों का स्टेटमेंट है,
दोनों के लिए, लेकिन आप लोग का लर्निंग प्रोसेस तो लिख लीजिए, बोथ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड। इफ लोन, एक मिनट फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड देन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोन पेयर टू पाई बॉन्ड। बट यहां पे जो पाई बॉन्ड रहेगा सिर्फ ए स्टेटमेंट में होमोटोमिक के लिए दिया, हेट्रोटोमिक है, दोनों टाइप के पाई बॉन्ड के लिए है। अगर मेंशन नहीं कर रहे हैं स्पेशली, मतलब वहां पे दोनों टाइप का पाई बॉन्ड मेरे दिमाग में चल रहा है। हाँ पूछिए स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन है? किसी का कोई डाउट ऑनलाइन का स्टूडेंट? अब यहां देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, और यही एग्जांपल मैं आपको पिछले क्लास में समझाने के लिए था और बोला था कि मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। अब आपको ट्रस्ट करने की रिकॉर्ड आप जान गए यहाँ पे रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। तो रेजोनेंस होने के लिए दो सिस्टम चाहिए। क्या चाहिए? एटलीस्ट दो सिस्टम तो चाहिए। सिस्टम मतलब जिसके बीच में होगा। तो एक तो सिस्टम है पाई बॉन्ड और दूसरा क्या है, ये दिखाया नहीं रहेगा। जैसे ऐसा कमाल मत कीजिएगा कि सर यहाँ पे रेजोनेंस पूछ रहे हैं, फिर क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं सर यहाँ पे जीरो क्या काम कर रहा है, ये ऑक्सीजन है, फिर ये मत पूछिएगा सर ये डॉट क्या कर रहा है। कहीं पे क्वेश्चन में डॉट दिखा रहे हैं, डॉट का मतलब क्या, लोन पेयर है, ठीक है। तो रेजोनेंस होगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से स्टार्ट करने के लिए बोले हैं, ये नहीं होगा। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम वेयर टू वेयर, लोन पेयर टू पाई बॉन्ड, नेवर फ्रॉम पाई बॉन्ड टू लोन पेयर, करेक्ट। ये लिख लीजिए। और यहाँ देखिए, इसको चाहेंगे तो कहीं पे कॉर्नर में लिख लीजिएगा। लोन पेयर अगर रेजोनेंस में गया कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। लोन पेयर अगर रेजोनेंस में गया तो पहले तो जहाँ पे जाएगा वहाँ पे सिग्मा पहले से बना हुआ है, तो सेकंड क्या बनाएगा भाई, पाई बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर ही तो स्टोरी सुनाए थे कि अगर जब तक लोन पेयर रेजोनेंस में है तब तक वो sp3 ऑर्बिटल में है। एट द टाइम ऑफ रेजोनेंस वो किस में चला जाता है, प्योर पी में चला जाता है, क्योंकि प्योर ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बनाता है, राइट। ये यहाँ आया तो इसको कहाँ भेजना है, अगर नहीं भेजेंगे तो पेंटावलेंट हो जाएगा, जिसको पॉसिबल नहीं है, तो इसको कार्बन पे। किसको प्रॉफिट किसको लॉस, बोलिए बोलिए। नाइट्रोजन को लॉस, राइट, कार्बन को प्रॉफिट। देन हाउ मेनी RS, 2 RS। यहाँ पे डेल प्लस और यहाँ पे डेल माइनस। और ये आपका क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सर ये रेजोनेंस हाइब्रिड तो समझ में आ गया, लेकिन ये एक मिनट यहाँ देखिएगा, ये रिएक्शन में हम लोग को कैसे हेल्प करेगा। क्वेश्चन है कि रिएक्शन में कैसे हेल्प करेगा, राइट। तो मान लेते हैं कल के डेट में, इसको सुन लीजिएगा, इसको अभी लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं, जस्ट डेमो दे रहा हूँ। कल के डेट में मैंने बोला कि मेरे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, करेक्ट, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करने जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सर्चिंग फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव के सर्च में जाएगा, किसी दूसरे दो के साथ रिएक्शन करना है मतलब जाके बॉन्ड बनाना है। रिएक्शन करने का मतलब क्या, बॉन्ड बनाना है। तो पॉजिटिव के साथ तो रिपल्सन होगा भाई, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल सर्चिंग फॉर व्हाट, इलेक्ट्रॉन। और बाद में पढ़ा देंगे, कहीं पे E+ लिखते हैं उसका मतलब होता है इलेक्ट्रोफाइल। E+ का मतलब, और फिलिक का मतलब, अब सुनते हैं ना, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। किसी को हाइड्रोफोबिया होता है, पानी देख कर डर लगता है, राइट। एग्जाम फोबिया होता है, एग्जाम का डेट टेस्ट नहीं देने आते हैं, डर जाते हैं, राइट। मार्क्स कम आ जाएगा, नीचे से टॉप कर जाएंगे, क्या होगा। कौन कौन किसको किसको है एग्जाम फोबिया, जो नहीं आते हैं उनको एग्जाम फोबिया ही होगा, एक्सेप्ट कीजिए। हाँ तो ख़त्म करना है ना, या और बड़ा करना है। एग्जाम देते थे तो डर ख़त्म होगा। आज 10 मार्क्स आया, कल 20 मार्क्स आएगा, कल 50 मार्क्स आएगा, और 10 मार्क्स भी आता है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए कि वो मेरा मार्क्स है। ऐसे करके धीरे धीरे बढ़ेगा। कितना तो स्टोरी सुनाते हैं कि नॉलेज मेरे पास भी बहुत था, लेकिन नहीं फर्स्ट टाइम में हुआ था। मैं 225 मार्क्स लाया हूँ IIT एडवांस में, बिल्कुल मेरा मार्क्स है वो।
IIT के मेन एग्जाम में तो चीटिंग होगा नहीं, सिंपल सी बात है। पर 225 मार्क्स लाने के लिए अगर टेस्ट नहीं रहता मेरा सिलेक्शन नहीं होता, नॉलेज रहते हुए भी। और नॉलेज था भाई, मैं अपना बहुत सेल्फ स्टडी किया और मेरे जो टीचर मिले वो बहुत महान टीचर मिले थे, तो इसलिए एकदम क्रिस्टल क्लियर नॉलेज जितना होना चाहिए था IIT के लिए। क्वेश्चन बैंक एकदम एक लाइन से बन जाता था, HCB एक लाइन से लग जाता था। यूरोप में 1900 प्रॉब्लम, उसमें 350 प्रॉब्लम बनाने लायक है, उस बना लिए थे। तो दिन भर कोई काम ही नहीं था, बस रूम में बैठ के पढ़ना है। तो जितना उसको चाहिए था नॉलेज भाई उतना मैं टाइम दिया था। फिर भी स्पीड बहुत गंदा था, स्पीड बहुत स्लो था। अब पहले बात तो कि मेरा ये होता था, मेरे साथ ये प्रॉब्लम होता था कि मैं एक क्वेश्चन का आंसर आ गया, अब सोचते आंसर कैसे आ गया, दोबारा बनाते थे एग्जाम हॉल में। तो फर्स्ट टाइम ये होता है ना, आंसर आ गया, अरे मैच कैसे कर रहा, दोबारा देखते हैं कहीं गलत तो नहीं आ गया। तब वो सब चीज़ को एक टेस्ट दे देते थे, ओवरकम होगा। और टेस्ट देते बहुत चीज़ सीखिएगा। अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता था, टेस्ट में अचानक से क्लिक करता है, अच्छा ऐसे भी तो बन सकता है, बहुत फास्ट माइंड काम करता है, राइट, स्पीड बढ़ जाता है। फिर कौन सा, अच्छा एक क्वेश्चन लेंदी है, देख आपको पता चलना स्टार्ट होगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए एग्जाम हॉल में, इवन कि आप जानते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे ईगो खत्म करके बैठना है, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना है, ना कि एक क्वेश्चन उलझ के रह जाना है। कुछ क्वेश्चन दे दिया गया जानबूझ के आपको उलझाने के लिए, टाइम बचेगा तो बनाइएगा। अब लग रहा है कि 20 मिनट में एक क्वेश्चन बनने वाला है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, ये सब टॉपिक है मैथ का, टाइम टेकन है, बनता है इसी ईजी है लेकिन टाइम टेकन है, क्यों फंसेंगे भाई। इसलिए वहाँ पे अब टेस्ट देते थे, सब सिखाएगा, कोई दूसरा नहीं सिखाएगा। अब जैसे रूटीन बनाना है सेल्फ स्टडी का, मैं कितना भी बना दूंगा, बट आपका उठने का जागने का अपना तरीका है, हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो अपने अकॉर्डिंग लेकिन एक सिस्टमेटिक रूटीन बनाइए। जब तक मिस मैनेजमेंट के साथ पढ़िएगा तो काम मिस मैनेजमेंट के जैसा ही होगा, बहुत मैनेजमेंट होना चाहिए। देखते हैं कि मेरा उसी टाइम का नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ और हर चीज़ का अलग अलग नोट्स बनाया हुआ है। आज के बच्चों को बोलते हैं कि देखिए मैकेनिक्स का अलग कॉपी बनाए, तो एक ही कॉपी में सब लिख देते हैं, सर कॉपी बच जाएगा। वेव के लिए मेरा अलग कॉपी है, पेज बच गया उस दिन से, तो वो आज तक वो ऐसे ही बचा हुआ ही है, कुछ वेब में नया मिलेगा तो वहाँ पे लिखूँगा। ये हुआ सिस्टमेटिक, मैकेनिक्स का अलग कॉपी, वेव का अलग कॉपी, मॉडर्न का अलग कॉपी। इसलिए मैं आप लोग को अलग अलग कॉपी बनवाते रहता हूँ, ताकि एग्जाम के टाइम पे खोजना नहीं पड़े कहाँ पे लिखे थे। सारा चीज़ एक ही कॉपी में लिख दीजिएगा तो खोजते रहिएगा ना पेज, कितना मिस मैनेजमेंट है, सारा खिचड़ी किए हुए हैं तोड़ तोड़ के, ऐसे सिस्टमेटिक वे में हो गया ना। तो मैं एक्चुअली में इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इफेक्शन, तो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए इफेक्शन। तो जो इलेक्ट्रोफाइल रहता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल टर्म आगे चलकर समझाएंगे। ऐसे में एग्जाम के लिए आपको ऑर्गेनिक रिएक्शन का दिया हूँ, उसमें से बहुत सारा बातें बोला हूँ, अगर कोई लोग फॉलो कर रहे होंगे तो मिला होगा। तो जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। किससे? कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा उसको क्या बोलेंगे? तो कार्बन तो इसमें दो ही है। अब क्वेश्चन आएगा इस कार्बन से लेगा या इस कार्बन से लेगा, क्या क्वेश्चन आ जाएगा? दो कार्बन है, एक पाई क्लाउड तो दोनों कार्बन का है, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले या इस कार्बन से, तब वहाँ पे रेजोनेंस का रोल हो जाएगा। ड्यू टू रेजोनेंस किस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है? इस कार्बन पे। ये बात कौन बताया? रेजोनेंस। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने जाएगा? इस कार्बन से, करेक्ट। तो समझ में आया कि रेजोनेंस का कैसे रोल होगा रिएक्शन में। अदरवाइज आप नहीं जानेंगे तो यहाँ से आपके लिए एक ही बात रहेगा, बट अब जान गए तो या ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा एकदम नीट का आसान क्वेश्चन, ऐसे पूछा जाएगा 1 2, तो C1 और C2 में किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा? तो अगर रेजोनेंस नहीं जानते तो आप बोलते हैं कि दोनों पर इक्वल, बट अभी किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा? इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा रहेगा, इस पे कम रहेगा, ड्यू टू व्हाट? रेजोनेंस। क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड में इसमें क्या है? नेगेटिव, और इस पे क्या है? पॉजिटिव। करेक्ट है ना? तो ऐसा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला क्वेश्चन रहेगा तो पकड़ लीजिएगा अब रेजोनेंस के बाद। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास। तो हम लोग कहाँ तक पहुँचे? अभी हाउ टू राइट रेजोनेंस से कवर नहीं हुआ है, हम लोग सिर्फ अभी पहुँचे हैं इफ़ लोन पेयर कंजुगेटेड विथ पाई बॉन्ड। क्या बोले? सिग्मा इलेक्ट्रॉन, अब उसमें आगे का ये बात है, कुछ ऐसा बात है कि सर एक जगह पे CM और DM दोनों बैठे हुए हैं, किसका जब पावर ज़्यादा? तो वहाँ पे अलग अलग फैक्टर है, इसलिए आप भी रहने दीजिए। एक कुछ ऐसा मैं बात आपके लिए सिर्फ बोल देता हूँ कि एक इंडक्टिव इफेक्ट होता है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, एक मेजोमेरिक इफेक्ट होता है जिसमें पाई बॉन्ड से देते हैं। तो पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है तो उसका इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। कोई 500 दे रहा है, कोई 5 रुपीज़ दे रहा है, तो किसका इफेक्ट ज़्यादा मानिएगा? समथिंग लाइक दैट। इसलिए वेट फॉर राइट टाइम। हाँ स्टूडेंट,
किन का क्वेश्चन है ये? तो रेजोनेंस का फर्स्ट लेक्चर नहीं गया है अभी आप लोग को ग्रुप में? मैं अच्छा मैं देख लेता हूँ, तो जाना चाहिए था। देखते हैं